हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे और उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज में हम सारे 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो 10 मार्क्स में सबसे पहले हमारा आ जाता है जनरल में से सेलुलर अडाप्टेशन, एडिमा, शोक। ठीक है। हिमेटोलॉजी में आ जाता है अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, लुकेमिया। हेपेटोबिलियरी सिस्टम में आ जाता है वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस, एल्कोहल सिरोसिस। कार्डियोवेस्कुलर में आ जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन और रूमेटॉइड हार्ट डिसीज। रेस्पिरेटरी में आ जाता है निमोनिया, सीओपीडी, एम्फाइजीमा और ब्रोंकियल अस्थमा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आ जाता है इरिटेबल बाउल डिसीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और डायबिटीज मेलाइटस। तो इन सबको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इसी वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, और अगर इसमें नहीं होंगे तो इसके सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेलुलर अडाप्टेशन। सेलुलर अडाप्टेशन क्या होता है? डेफिनेशन: सेलुलर अडाप्टेशन मीन्स द रिवर्सिबल चेंजेस मेड बाय सेल in size, number और function in response to touch changes in their environment। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझो। जब आपकी नॉर्मली पेपर नहीं होते हैं तो कोई 1 घंटे पढ़ता होगा, कोई 2 घंटे पढ़ता होगा, कोई 3 घंटे पढ़ता होगा। ठीक है, सबके अपने अपने फंक्शंस रहते हैं, सब अपने हिसाब से पढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पेपर आ जाते हैं तो आप सब कम से कम 10 घंटे तो पढ़ते ही होंगे, और वापस से पेपर निकल जाएंगे तो वापस से अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाएंगे। तो सेलुलर अडाप्टेशन में भी यही होता है। सेल पे जब कोई स्ट्रेस आता है, जैसे एग्जाम एक स्ट्रेस है, तो जैसे कोई स्ट्रेस आता है तो सेल अपने आप को उसमें ढालता है ताकि मैं जी सकूं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं सेल की साइज में, नंबर में, और साइज और नंबर कम ज़्यादा होंगे तो फंक्शन भी कम ज़्यादा होगा। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। अब इसके टाइप्स की बात करें तो सेलुलर अडाप्टेशन के मेनली 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से? हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्ट्रोफी, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया। ठीक है, एक एक को हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई सा एक सिंगल भी पूछ सकता है तो वो 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अपन बात कर लेते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपर मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब ज़्यादा होना। ठीक है, और ट्रॉफी मतलब क्या होता है? ट्रॉफी मतलब साइज। ठीक है, तो हाइपरट्रोफी का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल। ठीक है, इसको अपन ने क्या बोल दिया? हाइपरट्रोफी बोल दिया। अब साइज अगर किसी सेल की बढ़ रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, साइज बढ़ रही है तो उसके जो ऑर्गन की जो साइज है वो भी बढ़ जाएगी। आपको इसमें याद रखना है कि इंक्रीज इन नंबर नहीं हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक फिजियोलॉजिकल, एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में बात करें तो ड्यू टू एनी फिजिकल कंडीशन। ठीक है, अब इसमें फिजियोलॉजिकल मतलब कि नॉर्मली सबकी बॉडी में होता है। पैथोलॉजिकल मतलब कि डिसीज कंडीशन की वजह से जो हाइपरट्रोफी हो रही है। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी आप सब देखते हैं कि अगर अपन जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स बन जाती है, तो मसल्स में क्या होता है? हाइपरट्रोफी हो जाती है। ठीक है, पैथोलॉजिकल देखें तो हाइपरटेंशन के कारण कार्डियक मसल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन ब्लड का एक्सर्शन वॉल के ऊपर कितना हो रहा है। अब ब्लड का एक्सर्शन अगर वॉल के ऊपर बढ़ जाएगा तो वो जो वॉल है उसको मजबूत होना पड़ेगा, और मजबूती के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो कार्डियक मसल की हाइपरट्रोफी हो जाती है ड्यू टू हाइपरटेंशन। अब अपन बात कर लेते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपर मतलब ज़्यादा, सेम। प्लेजिया मतलब क्या होता है? नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बढ़ेंगे? सेल के नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, इन एन ऑर्गन और टिश्यू। किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर अगर उसके सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं तो उसको अपन ने क्या बोल दिया? हाइपरप्लेजिया बोल दिया। ये भी सेम 2 टाइप का होता है, एक फिजियोलॉजिकल होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल हार्मोनल की वजह से हो जाता है, जैसे ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना प्रेगनेंसी के टाइम। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम आपको पता हो कि जो फीमेल के हार्मोन रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और उसकी वजह से ब्रेस्ट जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, बल्कि हो जाता है। इसके बाद और क्या बात कर सकते हैं? कंपनसेटरी। कंपनसेटरी मतलब क्या होती है? एक चीज़ को कंपनसेट करने के लिए दूसरी चीज़ हो जाना। जैसे लीवर का रीजनरेशन हो जाना, पार्शियल रिमूवल। आपने सुना होगा कि किसी का अपन अगर लीवर निकाल देते हैं तो वो लीवर जो है पूरा रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, साइज नहीं बढ़ रही है। नंबर ऑफ बढ़ेंगे तभी तो जाके वो पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाएगा। पैथोलॉजिकल की बात करें, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कब होता है? तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया ड्यू टू एक्सेस एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन का बिल्डअप होने की जगह वजह से फीमेल बॉडी में जो एंडोमेट्रियम है उसमें हाइपरप्लेशिया हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल कंडीशन। एट्रोफी। ट्रोफी मतलब मैंने आपको क्या बताया? साइज बताया। ठीक है, साइज। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब किसी का खत्म हो जाना। ठीक है, या डिक्रीज हो जाना। तो आपको क्या रखना है याद? ए का मतलब डिक्रीज हो जाना। तो एट्रोफी इज द डिसीज इन द साइज ऑफ द सेल। इसमें क्या हो जाता है? साइज सेल की, टिश्यू की या ऑर्गन की या किसी भी बॉडी पार्ट की अफेक्ट आफ्टर इट हैज रीच्ड नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि डिक्रीज़ हो जाती है सेल की साइज़, ऑर्गन की साइज़, ठीक है? किसी भी बॉडी पार्ट की साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है जब वो अपने नॉर्मल ग्रोथ तक पहुँच जाती है। जैसे कि अपन इसमें भी 2 टाइप का होता है, एक फिजियोलॉजिकल होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी कब-कब देखने को मिलती है अपने को? थाइमस, ठीक है? थाइमस जो है वो न्यूबॉर्न बेबी में जो नॉर्मल चिल्ड्रन ग्रोथ करते हैं, ठीक है? चिल्ड्रंस में ज़्यादा बड़ी रहती है और जैसे-जैसे आप अडल्ट एज में जाते जाओगे तो हाई थाइमस ग्लैंड जो है वो खत्म होती जाएगी, ठीक है? तो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो एट्रोफी हो जाती है उसकी अडल्ट में। यूरिक यू यूटेराइन एट्रोफी आफ्टर मेनोपॉज़, ठीक है? मेनोपॉज़ क्या होता है? मेंसेस का सीज़ेशन, ठीक है? मेंसेस बंद हो गए, मेनोपॉज़ हो गया, उसके बाद यूटेराइन क्या करता है? यूटेरस क्या करता है? एट्रोफी में चला जाएगा। पैथोलॉजिकल की बात करें तो ओकर ड्यू टू डिसीज़ कंडीशन, ठीक है? एब्नॉर्मल कंडीशन और ये काहे के लिए? फिजियोलॉजिकल काहे के लिए हो रहा था? नॉर्मली डेवलपिंग, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? मसल की एट्रोफी हो जाती है ड्यू टू नर्व इंजरी। अब मान लो कि आपको लग गई है, आपकी नर्व की इंजरी हो गई है, ठीक है? नर्व की इंजरी अगर हो गई है तो वो मसल्स अब काम में नहीं आएगी। ठीक है, अपन एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो मसल्स क्या हो रही थी? बिल्डअप हो रही थी। अब अपन कुछ भी उसका काम नहीं ले करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? उसकी एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है? मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, ठीक है? रिवर्सिबल चेंजेस इन व्हिच वन मैच्योर सेल टाइप इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर दैट कैन बेटर टॉलरेट स्टेट, ठीक है? अब आपको पता होगा कि जो सेल की लाइनिंग्स है, ठीक है, वो कॉलमनार होती है, स्क्वेमस होती है, एपिथेलियम होती है, वगैरह वगैरह होती है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि वो लाइनिंग जो है सेल्स की, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है अनदर सेल्स से। क्यों? क्योंकि जो स्क्वेमस सेल थे वो कॉलमनार से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कॉलमनार सेल जो है वो अच्छे से स्ट्रेस झेल सकते हैं, ठीक है? या तो फिर कहीं कहीं पे जो कॉलमनार है वो स्क्वेमस में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वेमस जो है वो अच्छे से उस स्टेट्स को टॉलरेट कर सकते हैं। तो कॉमन एग्जांपल देखो, कोलुमिनार टू स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलता है, वो भी स्मोकर्स की। अगर कोई क्रोनिक टाइम से स्मोकिंग कर रहा है तो वो जो उसकी कोलुमिनार लाइनिंग है उसकी, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो काहे में चेंज हो जाएगी? स्क्वेमस में। स्क्वेमस टू कोलुमिनार का एग्जांपल है एसिड रिफ्लक्स, ठीक है? किसी को बार-बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है, उल्टी हो रही है, तो उसकी वजह से जो स्क्वेमस सेल्स थे अपने, ठीक है, इसोफेगस के, वो काहे में चेंज हो गए? कोलुमिनार में चेंज हो गए, ठीक है? अब मेटाप्लेज़िया, मेटाप्लेज़िया जो है वो रिवर्सिबल स्टेज है, ठीक है? लेकिन अगर स्टेज कंटिन्यू रहा तो ये प्रोग्रेस हो सकती है डिस्प्लेज़िया में और कैंसर में। अब डिस्प्लेज़िया की बात कर लेते हैं, तो डिस्प्लेज़िया क्या होता है? डिस्प्लेज़िया होता है डिसऑर्डर्ड ग्रोथ, म्यूटेशन, ठीक है? और सेल विथ लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड अ आर्किटेक्चर अरेंजमेंट, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो सेल की जो ग्रोथ होती है वो डिसऑर्डर्ड हो जाती है और म्यूटेशन हो जाते हैं सेल के अंदर। और क्या होता है, और वहाँ पे जो सेल नॉर्मली साइज शेप का दिखना चाहिए वो नॉर्मली शेप एंड साइज का नहीं दिखता है। उसकी आर्किटेक्चर जो है, बनावट जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे अपने को कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे? तो वेरिएशन इन साइज एंड शेप्स, जो सेल है उसका साइज और शेप चेंज हो सकता है। उसका जो न्यूक्लियस का क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए, वो चेंज हो सकता है, ठीक है? और माइटोसिस जो सेल डिवीजन है वो बढ़ सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सर्वाइकल डिस्प्लेजिया ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, एचपीवी। ये एक वायरस है जिसकी वजह से सर्वाइकल में क्या, सर्विक्स में क्या हो जाता है? डिस्प्लेजिया हो जाता है, ठीक है? में प्रोग्रेस इनटू कार्सिनोमा, और ये क्या हो सकता है? कार्सिनोमा भी हो सकता है अगर जो स्टेज है वो अनट्रीटेड है, ठीक है? इसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो अपना नेक्स्ट आ जाता है एडिमा। एडिमा क्या होता है? कहीं पे भी स्वेलिंग का आ जाना एडिमा होता है, नॉर्मल, ठीक है? डेफिनेशन देख लेते हैं, तो एडिमा इज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन, ठीक है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है काय का? और फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम टिश्यू स्पेस और बॉडी कैविटी। कहीं पे भी बॉडी में खाली जगह है या तो फिर बॉडी की जो इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस है, अगर वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है और वो भी एबनॉर्मल फ्लूइड भरा रहा है, ठीक है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया? एडिमा बोल दिया। सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं? स्वेलिंग ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड इन टिश्यू, ठीक है? जो टिश्यू है उसके अंदर एक्सेस फ्लूइड है, उसके कारण जो स्वेलिंग आ रही है उसको अपन एडिमा बोलते हैं। नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस, नॉर्मली हमारी जो लाइफ है वो अच्छी क्यों चलती है, ठीक है? नॉर्मली किसी में हमको स्वेलिंग क्यों नहीं देखने को मिलती है? नॉर्मली द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन द कैपिलरीज एंड द टिश्यू डेवलप्स ऑन डिपेंड्स ऑन टू मेन फैक्टर, ठीक है? नॉर्मली जो मूवमेंट होता है फ्लूइड्स का बिटवीन कैपिलरीज और टिश्यू स्पेस, वो किसकी वजह से होता है? दो मेन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो हाइड्रोस्टैटिक फैक्टर और एक ऑन्कोटिक फैक्टर। हाइड्रोस्टैटिक फैक्टर कौन सा होता है? जैसे आपको पता है कि हमारी जो आर्टरी है वो एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से जो फ्लूइड को बाहर भेजता है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन और फ्लूइड सारा बाहर जाता है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है? पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ कैपिलरीज,
ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है, उसको खींचता है, पुल्स फ्लूइड इनटू द कैपिलरीज। अगर ये दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही साथ चल रहा है, ठीक है, सब कुछ बराबर चल रहा है, तो क्या होगा, सब कुछ सही चलेगा। अगर इनमें से एक भी प्रेशर ज़्यादा हुआ या कम हुआ, ठीक है, तो क्या हो सकता है, एडिमा हो गया। जैसे ये मान लो ये ज़्यादा हो गया, ये नॉर्मल है, तो अब सेल में पानी बाहर ज़्यादा भर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। अब मान लो कि ये नॉर्मल है और ये ज़्यादा हो गया, तो अब क्या हो रहा है कि सेल से पानी ज़्यादा अंदर आ रहा है अब, ठीक है, तो अब एडिमा तो नहीं होगा लेकिन डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो इनमें से अगर एक का भी चेंजेस हुआ तो आपको एडिमा देखने को मिलेगा। इसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करें कि कैसे एडिमा ओकर होता है। एडिमा ओकर व्हेन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब। मैंने आपको समझा दिया कि जब ये इन दोनों का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तब क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। तो अब इसको समझो, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है, या तो फिर प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। ये वाला जो प्रेशर पानी को खींच रहा था ये कम हो गया, तो अब कम हो गया ये, तो ये पानी को सही से खींच पाएगा क्या, वापस नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, या तो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो पानी ज़्यादा बाहर निकल रहा है, या तो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो अब वापस से नली में पानी नहीं जा पा रहा है, या तो फिर अपन क्या बोल सकते हैं, कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ गई। ये किसकी वजह से होती है, एलर्जी की वजह से, ड्रग्स की वजह से कैपिलरी में जो छेद थे वो बड़े बड़े हो गए, ठीक है, तो अब पानी बाहर ज़्यादा जाएगा। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू और एडिमा कोज हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो भी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा और एडिमा कोज करेगा। अब कोसेस की बात कर लें, एटियोलॉजी की बात कर लें, ठीक है, तो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में हमें कैसे क्या क्या एग्जांपल देखने को मिलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अगर हार्ट जो है वो सही से पंप नहीं कर पा रहा है, पंप करने में फेल हो जा रहा है, तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ब्लड वापस से पंप ही नहीं हो रहा है तो वीनस साइड में क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और मैंने आपको बताया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो पानी जो अपना पानी पुश होना था बाहर वो पुश नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एडिमा कोज करेगा। उसी के साथ अपन देखें वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन में भी क्या होगा, सेम होगा, वेन्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके कारण जो प्रेशर के कारण क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, पुश होगा। अब उसमें प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर की बात करें तो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर किस किस बीमारी में डिक्रीज होता है, तो लो प्रोटीन, हाइपोएल्ब्यूमिनेरिया, ठीक है, किसी के अंदर प्रोटीन की मात्रा की कमी आ गई। ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो मेनली प्रोटीन पर डिपेंड करता है, तो अगर प्रोटीन कम हो गया तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा तो पानी वापस से अंदर नहीं आ पाएगा। ड्यू टू मालन्यूट्रिशन, ठीक है, लीवर डिसीज की वजह से भी हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। कैपिलरी कब कब इंक्रीज हो जाएगी, कैपिलरी की परमिएबिलिटी तो इन्फ्लामेशन की वजह से, एलर्जी की वजह से, बर्न्स की वजह से। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कौन कौन से डिसीज में देखने को मिलता है, ट्यूमर्स, सर्जिकल रिमूवर और लिम्फ नोड फेरेलिएसिस, ये कुछ बीमारी है जिसमें को अपने को लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। सोडियम वाटर रिटेंशन, मान लो कि किडनी फिट हो गई, एक्सेसिव सेल्ट का वाटर इनटेक हो गया, तो जहाँ पास सोडियम रहता है वहीं पे पानी रहता है, तो सोडियम अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो पानी भी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा। टाइप्स ऑफ एडिमा की नॉर्मली बात कर लेते हैं, तो टाइप्स ऑफ एडिमा सबसे पहले लोकलाइज्ड एडिमा। लोकलाइज्ड एडिमा क्या होता है, स्पेसिफिक एरिया में होता है या तो फिर किसी भी बॉडी पार्ट में स्पेसिफिक एक जगह तक होता है, ठीक है, जैसे हाथ हाथ का एडिमा, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड एडिमा। ये काय में देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन में और डिस्टल वेन थ्रोम्बोसिस में। जनरलाइज्ड एडिमा एनासार्किया काय में देखने को मिलेगा, तो किडनी डिसीज में और हार्ट फेलियर में, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। इसमें क्या होगा, ऑल ओवर बॉडी पे स्वेलिंग हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा जब अपन उसको पुश करेंगे, ठीक है, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड विद फिंगर एंड ए डिप्रेशन पिट रिमेन्स ऑन सम टाइम, ठीक है। अगर कहीं पे एडिमा हो रहा है वहाँ पे अपन ने अंगूठा दबा के देखा और अंगूठा दबाने से जो स्किन नीचे गई थी वो पिट बना रही है, गड्ढा बना रही है, वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पिटिंग एडिमा हो रहा है, ठीक है, पिट रहता है इसमें। इसको अपन एग्जांपल देखें तो कार्डियक एडिमा, रीनल एडिमा, हेपेटिक एडिमा, इन सब की वजह से जो एडिमा होता है उसको क्या बोलते हैं, पिटिंग एडिमा। नॉन पिटिंग एडिमा कब होता है, नो पिट और डिप्रेशन रिमेन्स आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर, मतलब कि अपन ने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद अपने को कोई पिट देखने को नहीं मिला, कोई डिप्रेशन देखने को नहीं मिला, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, नॉन पिटिंग एडिमा। इसके एग्जांपल देखें तो माइक्सडीमा, मतलब थायराइड डिसीज की वजह से कोई सा एडिमा हुआ, या तो फिर लिम्फ एडिमा। इसके बाद फिर बात करते हैं पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग, तो जहाँ पे लंग में पानी भरने की बात आ गई तो वो क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा। इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है। लेफ्ट साइड हार्ट क्या काम करता है, अपने लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रहता है और पूरी बॉडी में देता है, लेकिन अब मान लो कि वो पूरी बॉडी में देने के लिए, पंप करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो उधर से वो ब्लड आ भी नहीं पाएगा। वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वो जो लंग्स के जो
कैपिलरी के अंदर का पानी था वो काय में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। और सर्वल लंग इन्फेक्शन में भी देखने को मिलेगा। सेरिब्रल एडिमा मतलब कि दिमाग में पानी का भर जाना, ठीक है। फ्लूइड इन द ब्रेन, इसके एग्जांपल क्या है, हेड इंजरी, मेनिंजाइटिस, ब्रेन ट्यूमर्स। एसाइटिस, पेट में पानी का भर जाना, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियम। अगर आपने एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता है कि पेरिटोनियल लेयर क्या होती है, तो उसमें अगर पानी का भर जाना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसाइटिस बोलते हैं। ये कब देखने को मिलेगा, लीवर सिरोसिस, एब्डोमिनल कैंसर में देखने को मिलेगा। इसके बाद प्लूरल इफ्यूजन, जो अपनी लंग्स की जो लेयर होती है प्लूरा, अगर उसमें पानी भर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल एफिजन। ये कब कब हो सकता है, हार्ट फेलियर में होता है, लंग इन्फेक्शन में होता है, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस में होता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एडिमा के क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलेगी, तो स्वेलिंग ऑन फीट देखने को मिल सकती है, एंकल्स, आईलिड्स, कहीं पे भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। अब पानी भरा रहा है तो वेट गेन हो गई सही। स्किन कैसी होगी, शाइनी होगी, एकदम स्ट्रेट होगी। पिटिंग साइन देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर और क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब अगर लंग के अंदर पानी भरा जा रहा है तो वो सही से सांस तो नहीं ले पाएगा ना, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अगर पेट में पानी भरा जा रही है तो पेट कैसा हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अगर अपन इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन अपने को करानी चाहिए, यूरिन प्रोटीन टेस्ट, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है। यूरिन प्रोटीन टेस्ट अपन क्यों कराते हैं कि यूरिन में कहीं प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों कराते हैं, लीवर के जो अपने एंजाइम है वो सही है या नहीं है, जो वो प्रोटीन बनाता है वो सही है या नहीं है। किडनी फंक्शन टेस्ट, वही सेम कारण कि क्या जो किडनी है वो फेल तो नहीं हो रही है, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी क्यों कराते हैं, हार्ट की अपन जानकारी लेते हैं कि हार्ट फेलियर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है हार्ट में। अब अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन क्यों कराते हैं कि एब्डोमेन के सारे ऑर्गन सही साट है ना, कोई एब्डोमेन में कैंसर वेंसर तो नहीं है, कोई काट तो नहीं है। सीरम एल्ब्यूमिन क्यों कराते हैं कि एल्ब्यूमिन जो हमारी बॉडी के अंदर है वो नॉर्मल मात्रा में है या नहीं है। टेस्ट की बात कर ले तो ट्रीटमेंट की बात कर ले तो ट्रीटमेंट कहाँ पे डिपेंड करता है, कॉज के पे डिपेंड करता है। जो भी कॉज है उसको हटाओगे तो वीडियो अपने आप हट जाएगा। ट्रीट अंडरलाइन कॉज, लिमिट सेल्ट इनटेक, मैंने तुम्हें बताया जहाँ नमक वहाँ पानी। तो अगर आप ज़्यादा नमक खाओगे तो आपकी बॉडी में ज़्यादा पानी चला जाएगा। बेड रेस्ट करना है, डायूरेटिक्स देना है जो पानी को बाहर निकाल देंगे। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग, ठीक है, जो वूंड थे वो सही से हील नहीं हो पाएंगे। और क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क, अल्सर फॉर्मेशन, पल्मोनरी एडिमा और रेस्पिरेटरी फेल्योर। ये सब हमें एडिमा में देखने को मिलेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं शॉक की, कि शॉक क्या होता है। कुछ शॉक जानलेवा भी होते हैं, तो ये वाला शॉक भी जानलेवा है, ठीक है। शॉक क्या है, शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जानलेवा कंडीशन है, इन विच देयर इज इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। परफ्यूजन क्या होता है, ब्लड सप्लाई, ठीक है। टिश्यू तक सही साथ ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई भी सही तरीके से नहीं होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं होगी तो क्या होगा, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ देता हूँ एक बार, फिर आपको समझाऊंगा। Shock is a life-threatening condition in which there is inadequate tissue perfusion, blood supply, leading to cellular hypoxia, lack of oxygen and organ failure. इन शॉर्ट में अगर बात करें तो शॉक किसे बोलते हैं, ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक, ये 5 तरीके के शॉक रहते हैं, ठीक है। अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है, हाइपो मतलब कम, वॉल्यूम मतलब कि ब्लड का होना, ठीक है। हाइपो मतलब कम, ब्लड कम, वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम हमारी बॉडी में क्या है, पानी है या तो फिर ब्लड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कजेस लॉस ऑफ ब्लड, इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड का लॉस हो जा रहा है या तो फिर प्लाज्मा वॉल्यूम जो है उसका लॉस हो जा रहा है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हेमरेज हो गया, किसी को कटवट लग गया, बर्न हो गया, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, तो इन सब में हमें कौन सा शॉक देखने को मिलेगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियो मतलब कि हार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फेलियर ऑफ हार्ट हो जाता है। हार्ट जो है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता ब्लड को, तो इसकी वजह से जो शॉक देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें क्या देखने को मिलता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है और एरिथमिया देखने को मिलता है। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक मतलब कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी तो अपने को बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेंगे। सीवियर इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, कॉजेज सीवियर इन्फेक्शन कॉजिंग वेजो डायलेटेशन एंड कैपिलरी लीक, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएगी और कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद फिर क्या देखने को मिलता है, मेनली किसकी वजह से होता है, गाम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरो मतलब कि क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। तो कॉजेज लॉस ऑफ वेस्कुलर टोन ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इंजरी।
अपनी स्पाइनल कोड या ब्रेन में इंजरी हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो वेस्कुलर टोन है वो बिगड़ जाएगी, वेसल्स की जो टोन है वो बिगड़ जाएगी, वेसल्स जो है वो ज़्यादा डायलेट हो जाएगी या तो फिर ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो शॉक होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, हेड इंजरी, स्पाइनल एनेस्थीसिया। एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, कॉजेज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, हिस्टामिन रिलीज होंगी, वेजोडाइलेटेशन हो जाएगा। ठीक है, एनाफाइलेटिक मतलब कि अपने को एलर्जिक रिएक्शन होता है। ठीक है, किसी ने भी किसी भी वजह से अपने को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होंगे, हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से क्या होगा, वेजोडाइलेटेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, ड्रग एलर्जी देखने को मिलेगी, इस इंसेक्ट स्टिंग देखने को मिलेगा, फूड एलर्जी देखने को मिलेगी। पैथोजेनेसिस की बात करें तो हर टाइप में आप कॉमन पैथोजेनेसिस डालोगे, जैसे इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। कभी कभी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है वो खाली वही पूछ लेता है 5 नंबर में, कभी कार्डियोजेनिक शॉक है तो वही पूछ लेता है, कभी सेप्टिक शॉक अलग से पूछ लेता है, कभी एनाफाइलेटिक। तो ऐसे हर शॉक अपने आप में अलग अलग पूछता है, तो उसमें आपको पैथोजेनेसिस लिख के आना है। तो सबसे पहले टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू तक जो ब्लड है वो कम मात्रा में पहुंचेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी कम डिलीवर होंगे। अब ऑक्सीजन कम डिलीवर होती है तो उसको क्या टर्म बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। और हाइपोक्सिया अगर हो जाएगा तो एनारोबिक। ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक। अब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, सेल और ऑर्गन डिस्फंक्शन करने लगेंगे, मल्टी ऑर्गन फेलियर होकर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद क्लिनिकल की फीचर्स की बात करें कि हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हाइपोवॉल्यूमिक हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, बीपी कम हो जाएगा, ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, कोल्ड कामी स्किन देखने को मिलेगी, रैपिड वीक पल्स देखने को मिलेगी, पेशेंट जो है वो पेलार हो जाएगा, पीला दिखेगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा, मतलब कि यूरिन जो है वो बहुत कम होगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, एंजाइटी देखने को मिलेगी, कन्फ्यूजन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये सब किसके वजह से हो रहा है, पानी कम होने की वजह से। बॉडी में जब पानी कम होता है या ब्लड कम होता है तो आपको ये सारे जनरल साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद स्पेसिफिक की बात करें तो हाइपोवॉल्यूमिक में क्या देखने को मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग ब्लीडिंग, पेशेंट को जो है काफ़ी टाइम से ब्लीडिंग हो रही है या तो फिर डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री मिलेगी। कार्डियोजेनिक में चेस्ट पेन देखने को मिलेगा या पल्मोनरी एडिमा, सेप्टिक में फीवर या वार्म स्किन, न्यूरोजेनिक में ब्रेडिकार्डिया या वार्म ड्राई स्किन, एनाफाइलेटिक में अर्टिकेरिया, ब्रोंकियोस्पाज्म और एंजियोएडिमा, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर चेक करोगे कि हाइपोवॉल्यूमिक तो नहीं है, फिर पल्स चेक करोगे कि पेशेंट का जो दिल है वो सही से काम कर रहा है या नहीं करता है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस करोगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस क्यों करोगे कि पेशेंट जो है वो काय में तो नहीं चला गया, बताओ काय में नहीं चला गया, इसका आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यूरिन आउटपुट देखोगे क्योंकि अभी मैंने बोला कि इसमें क्या हो जाता है, ओलिगो यूरिया हो जाता है। ठीक है, यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। ईसीजी कराओगे, हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्लड कल्चर कराओगे सेप्टिक शॉक की वजह से। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो आप ट्रीटमेंट में क्या-क्या करोगे? तो सबसे पहले तो आपका एम होना चाहिए कि पेशेंट का एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये तीनों हमेशा आराम से मेंटेन होना चाहिए। हर पेशेंट में आपके पास सबसे पहले यही होना चाहिए कि उसका एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन सही से काम करे। इसके बाद फिर क्या करोगे, आप फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट करोगे। अगर किसी पेशेंट में फ्लूइड कम है तो उसको फ्लूइड चढ़ाओगे। ठीक है, आईवी क्रिस्टलोइड्स दोगे, नॉर्मल सलाइन हो सकता है, रिंगल लेक्टेट हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे अगर ब्लड की कमी है तो। ठीक है, वेजो प्रेशर्स दोगे, अगर उसकी जो वेजो डायलेटेशन हो गया है तो वेजो प्रेशर्स दोगे, जैसे डोपामिन, नॉरेड, एड्रेनालिन। ठीक है, उसके बाद जो कॉज है उसको ट्रीट करोगे, अगर सेप्टिक। ठीक है, अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक दोगे। एनाफाइलेटिक अगर एलर्जी की वजह से होता है तो क्या दोगे, एड्रेनालिन दोगे, एंटी हिस्टामिनिक दोगे और स्टेरॉइड दोगे। कार्डियोजेनिक अगर दिल की तरफ से हुआ है तो क्या दोगे, आइनोट्रोप्स, डोब्यूटामिन दोगे। ठीक है, अगर एमआई हुआ है तो एमआई को ट्रीट करोगे। हाइपोवॉल्यूमिक में क्या, वही जो अभी ऊपर किया, फ्लूइड दोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे और हमेशा उसकी बीपी, यूरिन आउटपुट, ईसीजी, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब मॉनिटर करते रहोगे। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो आगे हम बात कर चुके हैं कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद और क्या देखने को मिल सकता है, इंट्रावेस्कुलर कोagulation देखने को मिल सकता है, डेथ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनीमिया की। अनीमिया क्या होता है, अनीमिया, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, पेक्ड सेल वॉल्यूम का कम हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अनीमिया, anemia is a condition in which there is decreased in the total red blood cells RBC count, hemoglobin concentration और packed cell volume hemocarot, leading to reduced oxygen carrying capacity of blood। अब ध्यान से समझो, अनीमिया हमने किसको बोला, अनीमिया हमने ऐसी कंडीशन को बोला है जिसमें या तो रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए,
पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है हीमोक्रेट वैल्यू वो कम हो जाए, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, अनीमिया बोल दिया। ठीक है, अब अनीमिया के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हो रही है ब्लड की, तो उसी को अपन ने क्या बोला, अनीमिया बोला। इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल की बात करें तो मेन में कितना नॉर्मली होता है, 13 से 17 के बीच में होना चाहिए। वुमेन में कितना होता है, 12 से 15। चिल्ड्रन में कितना होता है, 11 से 13। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसे दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं मेनली। दो तरीके से कैसे क्लासीफाई करते हैं, एक तो मॉर्फोलॉजिकली, मतलब कि सेल को देखते कि सेल कैसा है, एक उसके कॉजेज के ऊपर कि क्यों अनीमिया क्यों हुआ है, उस कॉज के ऊपर भी हम उसे क्लासीफाई करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली हम पहले पढ़ लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकली माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ठीक है, अब अच्छे से समझना, साइटिक मतलब होता है सेल, और क्रोमिक मतलब होता है कलर। और कलर किसकी वजह से होता है, एच बी की वजह से। हाइपो मतलब होता है कम, और माइक्रो मतलब होता है कम। तो अगर सेल की साइज और हीमोग्लोबिन कम हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, कैसे हो गए रेड ब्लड सेल्स, साइज में छोटे हो गए। एंड हैव लेस हीमोग्लोबिन, और कैसा हीमोग्लोबिन है, कम हीमोग्लोबिन है। पेल इन कलर, कब देखने को मिलेंगे, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में। नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक अनीमिया, साइटिक मतलब क्या होता है, सेल। क्रोमिक मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन। नार्मो मतलब नॉर्मल, नॉर्मल सेल भी नॉर्मल है और एचबी भी नॉर्मल है। तो अब क्या कम हो जाएगा, सेल के नंबर कम हो जाएंगे। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स आर ऑफ नॉर्मल साइज एंड हैव नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, बट देयर नंबर इज रिड्यूस्ड। क्या हो गया, नंबर कम हो गए। ये कब कब देखने को मिलेगा अपने को, एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से और हीमोलाइटिक अनीमिया, ये दो कारण की वजह से अपने को ये देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं मैक्रोसाइटिक अनीमिया। मैक्रो बड़ा हो जाना, साइटिक सेल। अब इसमें क्या हो रहा है कि सेल की साइज बड़ी हो जा रही है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, मैक्रोसाइटिक। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी बोलते हैं इसको। रेड ब्लड सेल्स आर लार्जर इन साइज, कैसे हो गए, लार्ज हो गए साइज में, बट हैव नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, लेकिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है। ये कब देखने को मिलेगा अपने को, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी की वजह से या फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से। तो अपन ने तीन पढ़े हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाए, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाए, तो माइक्रोसाइटिक माइक्रोक्रोमिक। ठीक है, इसके बाद फिर अपन ने बात की मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक और मेगालोब्लास्टिक। इटोलॉजी कॉसेस के ऊपर देखें तो ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस एनीमिया क्या होता है, जिसमें ब्लड का लॉस हो रहा है। तो एक्यूट हिमरेज होते हैं इसमें, या तो फिर क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है। एक्यूट हिमरेज कब देखने को मिलेगा, ट्रोमा हो गया, किसी को लग गई। क्रॉनिक धीरे धीरे ब्लड का लॉस हो रहा है, तो पाइल्स में, अल्सर्स में और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो धीरे धीरे लॉस हो रहा है। डिफिशियंसी अनीमिया, इसमें क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है, जैसे आयरन डिफिशियंसी, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी। इसके बाद बात करें हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया क्या हो रहा है, हीमो मतलब कि रेड ब्लड सेल्स और लाइटिक मतलब टूटना। तो रेड ब्लड सेल्स का टूटने को क्या बोलते हैं अपन, हीमोलाइटिक अनीमिया। तो ये इसमें अपने को कब कब देखने को मिलेगा, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया और मलेरिया। ए प्लास्टिक अनीमिया, ए प्लास्टिक को हाइपोप्लास्टिक भी अनीमिया भी बोलते हैं। तो हाइपोप्लास्टिक मतलब कि कम सेल हो रहे हैं, तो बोन मेरो का इसमें क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल जो है वो कम बन पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोप्लास्टिक अनीमिया। बोन मेरो फेलियर ड्यू टू ड्रग्स, रेडिएशन, केमिकल्स। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, कोई डिसीज बहुत लंबे समय से थी, उसकी वजह से आज जाके मेरे को अनीमिया देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। ये कब देखने को मिलेगा, ट्यूबरकुलोसिस में, कैंसर में, रीनल फेलियर में। पैथोजेनेसिस की बात करें तो आरबीसी का नंबर कम हुआ या हीमोग्लोबिन कम हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, टिश्यू में हाइपोक्सिया हुआ। टिश्यू में हाइपोक्सिया होगा तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा, पेलार पेशेंट पेस कैसा देखने को मिलेगा, पीला, वीकनेस देखने को मिलेगी, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करें साइंस की, तो जनरली पेशेंट कैसा रहेगा, वीक रहेगा, फटीग रहेगा, मलेशिया मतलब कि उसकी मसल्स में हमेशा पेन रहेगा, और टीजीनेस, हमेशा उसको नींद आएगी। स्किन की बात करें तो स्किन कैसी रहेगी, पीली। ठीक है, स्किन भी पीली रहेगी, नाखून पीले रहेंगे और आंखें कैसी रहेगी, पीली। पेशेंट का हार्ट जो है वो, हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज तेज चलेगी, पाल्पिटेशन मतलब कि बहुत तेज तेज चलेगी। और इसके बाद लो बीपी देखने को मिलेगा। डिस्निया और एक्सर्शन, अगर वो जो थोड़ा सा भी मेहनत वाला काम कर लेगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसके बाद हेडेक देखने को मिलेगा, फेंटिंग, पेशेंट को चक्कर आएंगे। और क्या, ब्रिटल नेल्स, स्पून शेप्ड नेल्स, ये सब काय के साइन है, अपने अनीमिया के साइन है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हो आप, इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो सीबीसी। ठीक है, सीबीसी कराओगे तो सब आ जाएगा। सीबीसी कराओगे तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन आ जाएगा, सीबीसी कराओगे तो आरबीसी का काउंट आ जाएगा। ठीक है, एमसीएच, एमसीवी, ठीक है, और एमसीएचसी ये भी आ जाएंगे। इसके बाद आप और क्या क्या करा सकते हो, रेटिकुलोसाइट काउंट करा सकते हो, पेरिफेरल स्मेयर करा सकते हो, सीरम आयरन करा सकते हो, फेरेटिनिन करा सकते हो, टीआईबीसी करा सकते हो, और बोन मैरो बायोप्सी भेज सकते हो।
ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आयरन डिफिशियंसी है तो उसको क्या देना पड़ेगा, फेरस सल्फेट टेबलेट देनी पड़ेगी, आयरन रिच डाइट देनी पड़ेगी। इसके बाद विटामिन बी 12 डिफिशियंसी है तो क्या देंगे, साइनोकोबालामिन का इंजेक्शन देंगे। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी है तो फॉलिक एसिड के लिए टेबलेट देंगे। ए प्लास्टिक अनीमिया है तो स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग, बोन मेरो बायोप्सी भेजेंगे कि बोन मेरो में कैंसर तो नहीं है। हीमोलाइटिक अनीमिया है तो सेल क्यों टूट रहे हैं उस कोर्स को सही करेंगे। अगर मलेरिया की वजह से टूट रहे हैं तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, ठीक है, अर्जेंट ब्लड चढ़ाएंगे। अगर एक्यूट ब्लड लॉस है तो आईवी देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब कि पेशेंट की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन और आराम से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये हमने अनीमिया पढ़ा। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया अभी हम पढ़ के आए उसको और क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक अनीमिया। इसमें क्या होता है, सेल की साइज जो है वो बढ़ जाती है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया या मैक्रोसाइटिक अनीमिया कॉज्ड बाय डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस, मतलब कि सेल जहाँ से बन रहा है वहीं पे डिफेक्ट आ जा रहा है। डिफिशियंसी ऑफ वो डिफेक्ट काय की वजह से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे डिफिशियंसी है अपनी विटामिन बी 12 की, या तो फिर उसको फोलिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स मेगालोब्लास्ट इन बोन मेरो, ठीक है। अब मेरी बात को अच्छे से समझो, रेड ब्लड सेल्स कहाँ से बनते हैं, डीएनए से बनते हैं, ठीक है, बोन से बनते हैं। तो डीएनए सिंथेसिस में अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, और वो दिक्कत काय की वजह से आ रही है, विटामिन बी 12 की वजह से या फॉलिक एसिड की वजह से, तो उसकी वजह से जो अनीमिया कोज होगा वो क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। ये कैसा दिखता है, रेड ब्लड सेल्स लार्ज हो जाएंगे, इमेच्योर रहेंगे, ठीक है। कॉजेज की बात करें तो अभी हम पढ़ के आए विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। पैथोजेनेसिस की बात करें तो विटामिन बी 12 अगर हमारी बॉडी के अंदर कम हुआ या फॉलिक एसिड कम हुआ तो डीएनए सिंथेसिस कम होगा। डिफेक्टिव न्यूक्लियर मेचुरेशन, ठीक है, जो न्यूक्लियर का मेचुरेशन है, जो रेड ब्लड सेल का जो न्यूक्लियस है उसका मेचुरेशन जो है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। उसके कारण क्या होगा, मेगालोब्लास्ट फॉर्मेशन हो जाएंगे इन बोन मेरो। प्री मेच्योर आरबीसी डिस्ट्रक्शन, जो अब वो तो खराब सेल बने ना, तो खराब सेल को तोड़ना पड़ेगा और उस तोड़ने की वजह से आरबीसी काउंट क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे और अनीमिया देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स हमें सेम देखने को मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन हम सेम करा सकते हैं। ट्रीटमेंट हम अभी पढ़ के आए कि विटामिन बी 12 की कमी है तो क्या देंगे, साइनोकोबालामिन का इंजेक्शन देंगे, और फॉलिक एसिड की कमी है तो फॉलिक एसिड की टेबलेट देंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हमें सेम देखने को मिलेगी। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, ठीक है। ल्यूकेमिया इज ए मैलिग्नेंट कैंसरस डिसीज ऑफ द बोन मेरो। इसमें क्या होता है कि बोन मेरो में कैंसर हो जाता है, इन विच देयर इज अनकंट्रोल्ड पॉलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। और वो डीएनए में अगर जो बोन मेरो जहाँ से हमारे सेल बन रहे हैं वहाँ पे दिक्कत आई है, वहाँ पे कैंसर हो गया है, तो कैंसर क्या करता है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है और वो कैसे रहते हैं, वो एबनॉर्मल रहते हैं। तो अगर इसके कारण क्या होगा, बोन मेरो में अगर अपने को कैंसर हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड, मतलब कंट्रोल में नहीं, कोई लिमिट नहीं रहेगी, अनकंट्रोल्ड पॉलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल, नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स नहीं, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। उसको अपन ने क्या बोल दिया, ल्यूकेमिया बोल दिया। दिस एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स रिप्लेस द नॉर्मल बोन मेरो सेल्स लीडिंग टू अनीमिया, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। अगर अब ये जो एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स आए हैं ये नॉर्मल जो बोन मेरो है उस सेल्स को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, और वहाँ पे फिर बार बार क्या बनेंगे, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे। अब एबनॉर्मल बनने रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हमें इन्फेक्शन से रोकते हैं, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ल्यूकेमिया जो है वो अपन दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एक तो ड्यूरेशन पे और टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व, कौन सा टाइप का सेल इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में दो ही टाइप आते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। अगर किसी का रैपिड ऑनसेट हो रहा है और प्रोग्नोसिस बहुत जल्दी है इमेच्योर ब्लास्ट सेल का, तो उसको क्या बोल देंगे, एक्यूट ल्यूकेमिया। स्लो ल्यूकेमिया, अगर स्लो प्रोग्रेशन देखने को मिल रही है, मेच्योर्ड सेल देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, क्रोनिक ल्यूकेमिया। अकॉर्डिंग टू सेल टाइप, सेल टाइप कैसे होते हैं, एक तो माइलोइड, ठीक है, आप अभी फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो तो फिजियोलॉजी में आपने दो वाइट ब्लड सेल्स पूरे बनते हैं उसकी स्टेप्स पढ़ी होगी, तो उसमें एक माइलोइड स्टेज आती है, एक लिम्फोइड स्टेज आती है। अगर माइलोइड स्टेज से अगर कैंसर चालू हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे अपन, माइलोइड, माइलोजेनेसिस ल्यूकेमिया। और उसके बाद अगर लिम्फोइड से अगर कोई सी चालू हो रही है, लिम्फोइड सेल लाइन से अगर सेल अफेक्शन चालू हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, लिम्फोसाइटिक अनीमिया। अब इसके अकॉर्डिंग, इन चारों के अकॉर्डिंग चार मेन टाइप के अपने अनीमिया हो जाते हैं। कौन कौन से, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। जो फर्स्ट वाला है वो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया काय में कॉमन देखने को मिलता है, अडल्ट में। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया काय में कॉमन देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में।
क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया काई में देखने को मिलता है मिडिल एज में। ठीक है, तो अपन ने कहाँ से चालू किया, अडल्ट, फिर चिल्ड्रन, फिर मिडिल एज, उसके बाद क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया काई में देखने को मिलता है अपने को एल्डरली पेशेंट में। एटियोलॉजी की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि हाँ जीन्स से ट्रांसफर होके, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है, केमिकल्स, वायरस और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। पैथोजेनेसिस की बात करें तो डीएनए का म्यूटेशन हुआ, ठीक है, स्टेम सेल्स में, उसके कारण क्या हुआ, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। इसके कारण क्या हुआ, सप्रेशन ऑफ नॉर्मल बोन मेरो। इसके कारण क्या हुआ, रेड ब्लड सेल्स कम हो गए तो अनीमिया हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी कम होंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की बात करें तो सेम भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। वीकनेस देखने को मिलेगी, फटीग देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को बार बार, ब्लीडिंग गम्स, इपीटेक्सिस, वेट लॉस, पेलार, बोन पेन, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली और इन्फिल्ट्रेशन। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीबीसी, पेरिफेरल ब्लड, बोन मेरो एस्पिरेशन, साइटोजेनिक स्टडी, फ्लो साइटोमेट्री। इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंसर है तो कीमोथेरेपी देंगे, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन होगा तो, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर ब्लीडिंग होगी तो। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस, तो इसके वर्ड को समझो। वायरल मतलब वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस, ठीक है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और हेपेटिक मतलब क्या होता है, लीवर। तो जहाँ पे लीवर का इन्फ्लामेशन हो रहा है ड्यू टू किसी वजह से, वायरस की वजह से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ड्यू टू वायरस, डेफिनेशन भी यही है। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस क्या है, इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, जो मैंने अभी बोल के बताया कि इन्फ्लामेशन है लीवर का, कॉज्ड बाय किसकी वजह से, हेपेटोट्रोपिक वायरस। हेपेटोट्रोपिक वायरस क्या होता है, जो प्राइमरी किसको अफेक्ट करते हैं, लीवर को। ठीक है, हेपेटोट्रोपिक वायरस क्या होते हैं, जो प्राइमरी किसको, प्राइमरी उनकी जो प्राथमिकता किसे देते हैं, वो लीवर को देते हैं, कि वो पहले लीवर को जाके अफेक्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो उसमें हेपेटोट्रोपिक वायरस बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले कौन से आते हैं, मेनली हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई, ये मेन वायरस होते हैं जो हेपेटोट्रोपिक वायरस होते हैं। ये इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक, ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, एंड मे लीड टू जॉन्डिस, लीवर फेलियर और सिरोसिस। ठीक है, और क्या कर सकता है, जॉन्डिस को लीड कर सकता है, लीवर फेलियर को लीड कर सकता है, सिरोसिस को लीड कर सकता है। तो वायरल हेपेटाइटिस समझ गया, हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर कॉज्ड बाय वायरस, और वायरस कौन सा है, हेपेटोट्रोपिक वायरस। मेनली कौन कौन से वायरस आते हैं अपने, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। ये दो तरीके से हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, और इससे लीड क्या होता है, जॉन्डिस, लिवर फेलियर और सिरोसिस। टाइप ऑफ वायरस की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। तो इसमें हेपेटाइटिस ए आता है, हेपेटाइटिस ए को अपन HAV भी बोलते हैं, हेपेटोट्रोपिक ए वायरस। ठीक है, ये एक RNA वायरस होता है। ठीक है, फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस बी, ये एक DNA वायरस होता है, ब्लड से, सेक्स से और बर्थ से, ठीक है, माँ से बच्चे में आ जाता है। हेपेटाइटिस सी RNA वायरस है, स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IV ड्रग्स। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये एक RNA वायरस है और ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ई, ये एक RNA वायरस है और ये फीको ओरल रूट से आता है। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, याद रखना है, हेपेटाइटिस बी जो है वो एक DNA वायरस है। ठीक है, ये तो याद रह जाएगा। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ये तीनों का से हो रहे हैं, ब्लड से हो रहे हैं, सेक्स से हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं एटियोलॉजी, तो कोसेस क्या क्या है। तो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो रहा है, सबसे पहले तो हेपेटाइटिस वायरस आ जाएगा। ठीक है, A B C D E, ये चारों पांचों कोस हो गए। इसके बाद अदर वायरस, और भी वायरस होते हैं जो हेपेटाइटिस कोस कराते हैं। ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी मतलब कि कोई सा ड्रग ऐसा था जिसको हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया, जैसे पैरासीटामोल बहुत सी बार बहुत ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं, तो उससे वजह से क्या होता है कि अपना जो लीवर है वो उसको सही से मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, मेटाबोलाइज नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है। ठीक है, इसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करें तो वायरस एंटर्स इन बॉडी, वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, लीवर तक पहुंच गया, इन्फेक्ट हेपेटोसाइट, उसने क्या किया कि लीवर सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया, इन्फ्लामेशन कोज कराया, और उसकी वजह से क्या हुआ, इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, और उससे लीवर सेल इंजर्ड हो गए। तो लीवर सेल्स कैसे इंजर्ड हुए, या तो नेक्रोसिस हो सकता है या एपोप्टोसिस हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से लॉस ऑफ लीवर फंक्शन हो गया। मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस और सीरियस हेपेटाइटिस, सीवियर हेपेटाइटिस। ठीक है,
सीवियर हेपेटाइटिस। तो एक्यूट हेपेटाइटिस क्या होता है? चेंज swollen लीवर, नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स, इन्फ्लामेशन। ठीक है, एक्यूट में क्या होगा? जो एक्यूट में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो लीवर जो है वो पहले फूल जाएगा, swollen हो जाएगा, लीवर सेल्स का नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इन्फ्लामेशन को देखने को मिल सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या देखने को मिलेगा? फाइब्रोसिस और ब्रीजिंग नेक्रोसिस। सीवियर केस में क्या देखने को मिलेगा? सिरोसिस ऑफ लीवर, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो लीवर अगर काम करना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो वायरस की वजह से हो रहा है तो फीवर आएगा, मलेशिया आएगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगी। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी एक, ये तो आप सब में लिख सकते हो। अब लीवर फेल हो रहा है तो सबसे पहले जॉन्डिस होगा। ठीक है, डार्क यूरिन हो सकता है, पेल स्टूल हो सकता है। एनलार्ज और टेंडर लीवर, जो लीवर की जगह है अपनी, वो कैसी हो सकती है? फूल सकती है, एकदम टेंडर हो सकती है। विजुअल इंप्रूवमेंट, और अगर हम अल्कोहल को या वायरस को अपन रोक दें तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। जॉन्डिस फेड्स, ठीक है, या तो फिर जैंडिस जो है वो जान भी ले सकता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अपन क्या कराएंगे? सबसे पहले तो लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, उसके बाद एब्डोमेन की अल्ट्रासाउंड कराएंगे, लीवर बायोप्सी कराएंगे। अगर हमें एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा हेपेटाइटिस है, ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। सीरोलॉजिकल टेस्ट भी करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सिरोसिस हो जाएगा, आगे ही पढ़ के आए थे। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, डेथ और लीवर फेलियर, ये सब हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या आएगा? सपोर्टिव केयर। ठीक है, हमें सपोर्टिव केयर देना है, रेस्ट देना है, फ्लूइड, न्यूट्रिशन, डाइट और एंटीवायरल थेरेपी, क्योंकि ये वायरस की वजह से हो रहा है। अब इसके बाद हम सेकंड टॉपिक आज का पढ़ेंगे, सिरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, सिरोसिस इज ए क्रोनिक लीवर डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय। सिरोसिस क्या है? सिरोसिस एक क्रोनिक लीवर डिसीज है। ठीक है, लंबे समय से चलती आ रही लीवर की डिसीज है जो पेशेंट में बहुत टाइम से थी। अब उसकी वजह से क्या हुआ? लीवर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? इरिवर्सिबल चेंज हो गया, इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर सेल्स। हेपेटोसाइट्स जो है वो ऐसे डिस्ट्रक्ट हो गए, ऐसे मर गए कि अब वो वापस जिंदा नहीं हो सकते। फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। फाइब्रोसिस क्या होता है? जब आपको बहुत सी बार चोट लग जाती है तो आपको स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब वो चोट के यहाँ निशान रह जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? फाइब्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोडुल्स। अब जब बार बार लीवर सेल्स, ये एक ही बार में लीवर सेल्स ऐसे नहीं होते कि एक ही बार में इरिवर्सिबल चेंज हो जाए। लीवर सेल्स मरते हैं, फिर वापस जिंदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर जिंदा होते हैं, फिर मरते हैं, जिंदा होते हैं, मरते हैं, जिंदा होते हैं। इसकी वजह से इरिवर्सिबल चेंज हो जाते हैं, और ये बार बार मरते होते हैं, मरते हैं, जिंदा होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? रीजनरेटिव नोडुल्स बन जाती है, मतलब छोटी छोटी गठाने बन जाती है। दिस चेंज लीड्स टू लॉस ऑफ लीवर, नॉर्मल लीवर आर्किटेक्चर एंड फंक्शन। और इन तीनों की वजह से क्या होता है कि लीवर जो है अपना नॉर्मल आर्किटेक्चर को खो देता है, मतलब जैसा उसको भगवान ने बनाया है वैसा वो नहीं रह पाता, और वैसा वो नहीं रह पाएगा तो उसके फंक्शन जो है वो भी वैसे काम नहीं करेंगे। तो सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ लीवर सेल्स प्लस फाइब्रोसिस प्लस नोड्यूल। ठीक है, इसको इधर समझो, ये क्या है? ये नॉर्मल लीवर था, अब लीवर का पूरा आर्किटेक्चर चेंज हो गया, ये नोड्यूल बन गए। ठीक है, ये नोड्यूल बन गए, छोटी छोटी गांठ है। ठीक है, और अब इसमें देखो, नोड्यूल मैंने आपको बता दिया, इसमें इरिवर्सिबल चेंजेस तो हो ही गए, इरिवर्सिबल लिवर डेथ हो चुकी है। फाइब्रोसिस की स्कार फॉर्मेशन जो है वो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने इसमें नोडुल दिखाने के लिए आपको ये फोटो लगाया था, तो आप इसे याद रख सकते हो कि नॉर्मल लीवर ऐसा दिखता है, और जो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है वो फिर ऐसा दिखने लग जाता है। ठीक है, कॉजेस की बात करें तो कॉज क्या क्या आते हैं? क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन। अभी हम बोल रहे थे कि अल्कोहल सिरोसिस पढ़ेंगे तो सबसे पहला तो यही आ जाता है कि क्रोनिक अल्कोहल इंटेक की वजह से जो सिरोसिस होता है उसको क्या बोलते थे? अल्कोहल सिरोसिस बोलते थे। माल न्यूट्रिशन, मतलब कि अच्छे से खाना पीना, प्रोटीन नहीं मिलता है, तब भी सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, किसके मम्मी पापा को भी था, दादाजी को भी था, दादी को भी था, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि अब वो जेनेटिक्स में उसमें भी आ गया। कोई एग्जिस्टेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन। अब क्या हुआ कि बार बार हेपेटाइटिस बी और सी हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लीवर सिरोसिस होता है। ठीक है, जेंडर में मोर कॉमनली होता है, मेंस में, क्योंकि आदमी जो है उनमें ज़्यादा होता है। इसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करें तो कैसे लीवर सिरोसिस काम करता है? तो क्रोनिक इंजरी टू हेपेटोसाइट, बार बार इंजरी हो रही थी लीवर सेल्स को, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन और सेल डेथ हो रहे हैं। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ स्टेलॉइड सेल हो रहा है, स्टेलॉइड सेल ने क्या किया? फाइब्रोसिस करा दिया। फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स, डिस्ट्रोशन ऑफ लीवर आर्किटेक्चर। अब जब फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स, अब उसमें छोटी छोटी गांठें पड़ गई है, तो उसकी वजह से लीवर का जो आर्किटेक्चर है वो चेंज हो गया है। लीवर फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकती है। इसको अपन ने क्या बोला था? लीवर सिरोसिस बोला था। अब टाइप्स की बात करें तो मेनली ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, माइक्रो नोड्यूलर, मतलब कि छोटी छोटी गांठें, स्मॉल नोड्यूल्स। मैक्रो नोड्यूलर, लार्ज इरेगुलर नोड्यूल्स। और इसके बाद मिक्स्ड, स्मॉल प्लस लार्ज नोड्यूल्स। ठीक है,
इसके बाद फिर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर में हमें देखने को मिलता है वीकनेस, फटीग, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, जॉन्डिस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन विद एसिटाइस, एसाइटिस। एसाइटिस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो था, अभी आपने अगर एडिमा वाली क्लास देखी हो तो मैंने उसमें समझाया था, ठीक है। लीवर क्या काम करता है कि प्रोटीन बनाता है, एल्ब्यूमिन बनाता है, ठीक है, ये सब वही बनाता है। प्रोटीन्स का जो मेन काम करता है वो अपना क्या करता है, लीवर करता है। लेकिन अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा कि वापस से जो कैपिलरीज थी उनमें वाटर आ नहीं पाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे पानी भराने लगेगा और अपने को क्या देखने को मिलेगा, एसाइटिस। एसाइटिस अपन ने क्या बोला था, एब्डोमिनल की जो कैविटी थी उसमें अगर पानी भरा जाता है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, एसाइटिस बोल रहे थे। पाल्मर एरिथमिया देखने को मिलेगा, रेड पाम्स मतलब कि गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा इन मेल्स। ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट इन मेल्स तो उसको क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। हेपेटोमेगेली देखने को मिलेगी, ठीक है, स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा, आई ब्रूचिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद ब्लीडिंग टेंडेंसी और इंसेफेलोपैथी। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, एसाइटिस, डेथ, लीवर फेलियर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इन्वेस्टिगेशन सेम कराना है, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, सीरोलॉजी, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और लीवर बायोप्सी। ट्रीटमेंट की बात करें तो अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो अल्कोहल को स्टॉप कराओ, हाई प्रोटीन लो, हाई विटामिन दो, अगर माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है तो डायूरेटिक्स दो, अगर एसाइटिस है तो, इंसेफेलोपैथी है तो लेक्टुलोज दो, विटामिन सप्लीमेंट दो, ठीक है। मेनली कौन सा देना है, बी कॉम्प्लेक्स देना है। लीवर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हो अगर जो स्टेज एन हो गई हो तो। दो तरीके से इसका प्रोग्नोसिस कर सकते हो, अगर कॉम्पनसेटरी है मतलब कि अगर हम अल्कोहल को बंद कर रहे हैं और उससे जो है लीवर अगर पूरा रीजनरेट हो जा रहा है तो उसको कंपनसेटरी सिरोसिस बोलते हैं और उसमें लीवर जो है वो कई साल तक जी सकता है। डीकंपनसेटरी क्या होता है, जिसमें पुअर प्रोग्नोसिस होता है विदाउट ट्रांसप्लांटेशन, इसमें आपको ट्रांसप्लांटेशन करानी पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो, क्लिनिकल, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस। तो ये तीनों आप सेम लिख सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट भी यही लिख सकते हो, कॉम्प्लिकेशंस भी यही लिख सकते हो, इन्वेस्टिगेशन भी यही लिख सकते हो और क्लिनिकल फीचर्स भी यही लिख सकते हो। ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। खाली आपको ये पता होना चाहिए कि सिरोसिस क्या होता है, कोजेस क्या होता है, पैथोजेनेसिस कैसे होता है और मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स क्या होते हैं। बाकी तो आप लिख ही दो दबे। अल्कोहल सिरोसिस, अल्कोहल सिरोसिस क्या होता है? अभी मैंने आगे आपको बताया कि अल्कोहल पीने की वजह से जो सिरोसिस होता है, दारू पीने की वजह से जो सिरोसिस होता है उसको अल्कोहल सिरोसिस बोलते हैं। अल्कोहल सिरोसिस इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव लीवर डिसीज। क्या है, लंबे समय से कोई दारू पी रहा था तो क्रोनिक ही है ना, तो क्रोनिक प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे लीवर की डिसीज प्रोग्रेस कर रही है तो उसको क्रोनिक प्रोग्रेसिव लीवर डिसीज है। कोज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है और फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स हो रहा है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ नॉर्मल लिवर आर्किटेक्चर एंड फंक्शन। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि लीवर का जो आर्किटेक्चर है वो चेंज हो जा रहा था और फंक्शन जो है वो चेंज हो जा रहा था। तो सेम ही है सिरोसिस की और अल्कोहल सिरोसिस की डेफिनेशन, आपको बस उसमें ये लिख देना है, ड्यू टू क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, लॉन्ग ड्यू टू क्रॉनिक एल्कोहल कंजक्शन, इसकी वजह से फाइब्रोसिस हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स हो रहे हैं। इसकी वजह से जो लीवर का फंक्शन जो है, नॉर्मल फंक्शन जो है वो लॉस हो जा रहा है, आर्किटेक्चर लॉस हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद कोजेस की बात करें तो सेम जो आपने सिरोसिस में याद करे थे वही इसके कोजेस है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो क्रॉनिक एल्कोहल कंजप्शन आपने किया, उसकी वजह से फैट एक्यूमुलेशन हो गया लीवर में, उसकी वजह से अल्कोहल हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल्स ड्यू टू अल्कोहल, ठीक है। इसकी वजह से फाइब्रोसिस हुआ, नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ, अल्कोहल सिरोसिस हो गया। इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात करें मतलब कि सेल्स में क्या चेंज आया, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर सेल्स इज नोन एज हेपेटाइटिस, ठीक है। तो उसमें अब क्या क्या चेंज हुआ, तो क्रॉस अगर बाहर से देखते हैं तो लीवर इनिशियली इनलार्ज, पहले पहले जब इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो लीवर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेटर बाद में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, शंकन एंड नोड्यूलर, और छोटी छोटी नोट्स बन जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, होबनेल लीवर। इसके बाद फ्रीम कंसिस्टेंसी येलो ब्राउन कलर, अब कंसिस्टेंसी जो है वो फ्रीम हो गई है और कलर कैसा है, येलो ब्राउन हो गया है। और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक, अगर एक सेल पे जूम करके देखे तो फैटी चेंजेस इन द हेपेटोसाइट, मिलियरी बॉडी देखने को मिलेगी, फाइब्रोसिस एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर क्लिनिकल फीचर्स आप सेम लिखेंगे, कॉम्प्लिकेशन सेम है जो आपने सिरोसिस में पढ़ा, डायग्नोसिस सेम है, डायग्नोसिस मतलब लेब टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है।
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। वर्ड मीनिंग समझने की कोशिश करो। मायोकार्डियल, मायोकार्डियम कहाँ होती है? हार्ट में होती है। सब एनाटॉमी पढ़ता है। मायोकार्डियम किसे बोलते हैं? हार्ट की मसल्स को बोलते हैं मायोकार्डियम। इन्फार्क्शन किसे बोलते हैं? इन्फार्क्शन मतलब कि जहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाए, ठीक है। जिस एरिया की ब्लड सप्लाई रुक जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फार्क्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई रुक जाए, उसकी वजह से अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम इन्फार्क्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन, ठीक है। Myocardial infarction is the death of heart muscles myocardium caused by prolonged interruption of blood supply to a part of heart। मैंने आपको क्या बताया? इन्फार्क्शन का मतलब क्या होता है? ब्लड सप्लाई का रुक जाना, ठीक है। और मायोकार्डियम क्या होती है? हार्ट की मसल्स। तो हार्ट की मसल्स की डेथ हो जाना, नेक्रोसिस हो जाना, किसकी वजह से? इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? हार्ट अटैक, ठीक है। इट इज़ एन मेडिकल इमरजेंसी डेट occurs when the coronary artery get blocked। हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएगा तभी तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मल ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, नॉर्मली हार्ट में कैसे ब्लड सप्लाई होती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, राइट कोरोनरी आर्टरी से। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है? लेफ्ट आर्टीरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है? राइट आर्टीरियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इफ एनी ऑफ दिस आर्टरीज आर ब्लॉक्ड, अगर इनमें से कोई सी भी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट की मसल्स तक ब्लड जो है वो कम पहुंचेगा। उसकी वजह से ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो इस्चीमिया हो जाएगा, और इसी इस्चीमिया को हम क्या बोलते हैं? इन्फार्क्शन बोलते हैं। टिश्यू डेथ, ठीक है। कॉजेस और एटियोलॉजी, इसके क्या क्या कारण है कि हार्ट की मसल्स, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसमें क्या है? इंटरप्शन आ सकता है, ब्लड सप्लाई सही तक नहीं पहुंचेगी। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? फैट डिपोजिशन इन द आर्टरी, ठीक है। फैट डिपोजिशन इन द लेयर्स ऑफ आर्टरी, उसको अपन ने क्या बोला था? एथेरोस्क्लेरोसिस। प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है उसकी वजह से इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी, और वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है पाइप जो है। अब एक समझो, पाइप जो है उसमें गारा फंस गया है, तो उस गारे की वजह से क्या हो रहा है? वो अड़चन देगा कहीं ना कहीं पानी को, ठीक है। ऐसे ही होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में। क्या होता है कि अपनी जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंच पाती। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? ब्लड क्लॉट फॉर्म्स ऑन टू द रप्चर्ड प्लाक। अब ये जो प्लाक जो बना है, ठीक है, अगर ये मान लो कि बहुत ज़्यादा फूल गया और ये क्या हो गया? रप्चर हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? कि जो आर्टरी है उसकी जो लेयर्स हैं वो एक्सपोज हो जाएगी, और वो लेयर्स एक्सपोज होने की वजह से थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे। तो अब ब्लड क्लॉट क्या कर रहा है? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वहाँ पे जो है इस्चीमिया कोज कराएगा। इसके बाद फिर एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है? कहीं किसी और आर्टरी में जो है थ्रोम्बोसिस बना, और वो थ्रोम्बोसिस वहाँ से डिटेच हो गया, और डिटेच होके वो कहाँ पहुँच गया? कोरोनरी आर्टरी में पहुँच गया, और वहाँ पे अगर वो क्या कर रहा है? ब्लड सप्लाई को रोक रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म। क्लॉट ट्रेवल्स, ठीक है, क्लॉट जो है वो ट्रेवल कर रहा है एंड ब्लॉक आर्टरी। कोरोनरी स्पाज्म, कोरोनरी स्पाज्म क्या होता है? सडन नैरोइंग ड्यू टू ट्रक, ठीक है। किसी भी ट्रक को अपन ने दिया, उस ट्रक का साइड इफेक्ट देखने को मिला, और उसने क्या करा कि उस पाइप को पतला कर दिया। अब पाइप को पतला कर दिया तो ब्लड सप्लाई जितना मात्रा में होना चाहिए उतना होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अदर कॉजेज में आ जाता है शॉक, ठीक है, सीवियर एनीमिया और हाइपरटेंशन। शॉक आपको समझने के लिए पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि शॉक क्या होता है, उसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया। अनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी तो भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। हाइपरटेंशन हो जाएगा तो भी नहीं पहुंचेगी। पैथोजेनेसिस की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक रप्चर, ठीक है। जो प्लाक बना था सबसे पहले इस तरह वो फेट का, वो रप्चर हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो आर्टरी की जो वॉल्स थी वो दिखने लगी, उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लोटिंग होने लगी। ब्लड क्लोटिंग की वजह से कोरोनरी आर्टरी में ऑक्लूजन आ गया, और वो ऑक्लूजन मतलब क्या होता है? अड़चन, ठीक है। उसकी वजह से लेस ब्लड सप्लाई हुई। लेस ब्लड सप्लाई की वजह से क्या हुआ? इस्चीमिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, और आखिरी में मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो गया विद इन 20 to 40 मिनट्स, ठीक है। टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। एक तो ट्रांसम्यूरल होता है। ट्रांसम्यूरल मतलब क्या होता है? फुल थिकनेस, ठीक है, फुल थिकनेस नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जितनी मोटाई होती है अपनी हार्ट मसल की पूरी मोटाई जो है वो आ जाती है, उसका नेक्रोसिस हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस, सीवियर ड्यू टू टोटल ऑक्लूजन। इसके बाद फिर क्या आता है अपना? सब एंडोकार्डियल एमआई। सब एंडोकार्डियल मतलब क्या होता है? पार्शियल थिकनेस नेक्रोसिस। इसमें पूरी जो सारी लेयर होती है हार्ट की वो इन्वॉल्व नहीं होती है। उसमें क्या होता है? इसमें खाली पार्शियल नेक्रोसिस होता है, इनर मोस्ट लेयर का होता है, ठीक है।
इसके बाद फिर क्या आता है अपना कॉमन साइट्स। कॉमन साइट्स क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ पे ओक्लूशन हो सकता है। अगर लेफ्ट आर्टीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी आर्टरी में अगर ऑक्लूजन हुआ है तो उसकी वजह से कहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, कौन सी मसल जो है वो काम करना बंद कर देगी, एंटीरियर वॉल और सेप्टम की। राइट कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन अगर हुआ है तो वो कहाँ पे इन्फेक्शन कराएगा, इंफीरियर वॉल पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता हो कि राइट साइड जो होती है वो इंफीरियर में होती है। इसके बाद फिर अपन बात करें लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी अगर अफेक्ट हो रही है, उसमें अगर ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही है तो वो कहाँ पे इन्फेक्शन कराएगी, लेटरल वॉल में। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को अपने को, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा पेशेंट में, तो सडन सीवियर क्रशिंग पेन देखने को मिलेगा। मतलब कि पेशेंट को बहुत जोर से, मतलब ऐसा कि यार वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ऐसा उसे चेस्ट पेन देखने को मिलेगा जो रेडिएट होगा अपनी लेफ्ट आर्म तक, जो तक, नेक तक, बैक तक, इतना तेज उसे दर्द होगा। नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन एक टेबलेट है, अगर उसको अगर आप दोगे तो भी उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, तो भी उसे उस पेन से निजात नहीं मिलेगी। जनरल की बात करें तो स्वेटिंग देखने को मिलेगी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। रेस्पिरेटरी की बात करें तो डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होगी। कार्डियक की बात करें तो पाल्पिटेशन, इरेगुलर पल्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग पेशेंट में देखने को मिलेगी। पेन की बात करें तो पेन जो है वो मोर देन 30 मिनट तक लास्ट करेगा। अगर लेस देन 30 मिनट है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एंजाइना बोलते हैं। अगर मोर देन 30 मिनट है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। साइंस ऑन एग्जामिनेशन, अगर आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे तो क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे। पेशेंट जो है वो पहला पीला दिख सकता है, स्वेटिंग होगी, हाइपोटेंशन होगी, टेकिकार्डिया होगा या तो फिर बेडिकार्डिया होगा। A4 साउंड प्रेजेंट होगी। ठीक है, साउंड्स आप पढ़ के आए हैं, आपको याद होनी चाहिए। साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के सभी साइंस आपको देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन, इसमें आप कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराओगे, ये 2 मार्क्स में अलग से पूछ लेता है बहुत सी बार। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो। साइंस इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है, अब 2 मार्क्स के तो आते नहीं है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि 5 मार्क्स में इन्वेस्टिगेशन खाली पूछ लेता है। तो ईसीजी, ईसीजी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, उसको हम कैसे क्या बोलते हैं, STEMI, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। टी वेव इन्वर्जन भी देखने को मिल सकता है और पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिल सकती है। कार्डियक एंजाइम कराते हैं, कार्डियक एंजाइम बायोमार्कर जैसे ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, तो ये क्या मिलेगी, एलिवेटेड मिलेगी। CKM भी जो है वो एलिवेटेड मिलेगा। इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं, वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है कि पूरा मतलब हार्ट की जो है वो मसल्स कैसे काम कर रही है उसकी पूरी फिल्म बनाई जाती है, तो वो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी उसमें। ठीक है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसके बाद सीबीसी करा सकते हो, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हो। अगर लिपिड बढ़ा हुआ है, मतलब कि फैट बढ़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो देगा ही देगा। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की बात कर ले पेशेंट में, हमको आगे जाके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, तो एरिथमियाज देखने को मिलेगा, मतलब कि जो हार्ट की जो रिदम है वो सही से नहीं चल रही है। हार्ट फेलियर हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस, हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन। कार्डियक रप्चर हो सकता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर हो सकता है। ट्रीटमेंट हमें क्या देना है, मोनो प्रोटोकॉल होता है उसका, वो हमें यूज़ करना है। मोना, मोना एम से क्या होता है, मॉर्फिन। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन। एन से क्या होता है, नाइट्रेट्स। ठीक है, और ए से क्या होता है, एस्पिरिन। सर्जिकल, सर्जिकल में आप एंजियोप्लास्टी करा सकते हो, बाईपास सर्जरी करा सकते हो। अब हम पढ़ेंगे रूमेटिक हार्ट डिसीज, रूमेटिक हार्ट डिसीज। ठीक है, रूमेटिज्म क्या होता है, जॉइंट्स का पेन होना। हार्ट, यहाँ पे हार्ट की बात आ रही है लेकिन, ठीक है, आपको याद रखना है। और डिसीज, अब इसको अच्छे से समझो। जो रूमेटिज्म कोज करता है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, अगर वही हार्ट पे जो है डिसीज कोज करने में लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रूमेटिक हार्ट डिसीज। ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिसीज इज ए क्रोनिक हार्ट कंडीशन। ठीक है, बहुत लंबे समय तक चल रही थी, बहुत लंबे समय से हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी, उसको क्या बोल रहे हैं, क्रोनिक हार्ट कंडीशन दैट डेवलप एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर का कॉम्प्लिकेशन है हमारी रूमेटिक हार्ट डिसीज विच occurs आफ्टर द स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। वो बैक्टीरिया जब बार 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 आपको क्या है, आपको इन्फेक्शन कोज करेगा, तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, रोमेटिक फीवर होगा। और रोमेटिक फीवर जब लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रोमेटिक हार्ट डिसीज बोलेंगे। इट मेनली अफेक्ट द हार्ट वॉल्स, स्पेशली द माइट्रल वॉल्स। ये क्या करता है, हार्ट के वॉल्स को स्पेशली अफेक्ट करता है, और स्पेशली उसमें भी स्पेशली कौन सा, माइट्रल वॉल। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिसीज। रोमेटिक फीवर भी कभी कभी पूछ लेता है वो 5 मार्क्स में, तो अच्छे से पढ़ लो, यहीं पे आपके 2-4 टॉपिक्स तो यहीं पे कवर हो जाएंगे। रोमेटिक फीवर क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिसीज, ये एक्यूट है। ठीक है, रोमेटिक हार्ट डिसीज कैसी है, क्रॉनिक है। रोमेटिक फीवर कैसा है, एक्यूट है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिसीज अफेक्टिंग हार्ट, जॉइंट्स, स्किन, ब्रेन आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन।
ठीक है। रूमेटिक हार्ट डिसीज क्या है? क्रॉनिक वॉल्वर डैमेज। इसमें क्या हो रहा है कि वॉल्व को डैमेज हो रहा है, दैट ओकर्स आफ्टर द रिपीटेड और सीवियर अटैक ऑफ रूमेटिक फीवर। जब बार बार किसी को रूमेटिक फीवर हो रहा है, उसके बाद में अगर आपको कोई सी बीमारी देखने को मिलेगी तो वो कौन सी है? रूमेटिक हार्ट डिसीज है। एटियोलॉजी कॉजेज क्या क्या हो सकता है? एक तो इन्फेक्शन हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकल का, एक ऑटोइम्यून रिएक्शन हो सकती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, ये सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ने हमें क्या किया? इन्फेक्शन कोज कराया। इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्रॉस रिएक्शन हुई हार्ट टिश्यू के साथ, जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई थी हमारी बॉडी से, उसका क्या हुआ कि क्रॉस रिएक्शन हो गया हमारे हार्ट के साथ। तो इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट लेयर का क्या हुआ? इन्फ्लामेशन हो गया। उसकी वजह से हीलिंग विथ फाइब्रोसिस। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो कोई ना कोई डैमेज तो हुआ होगा। अब वो डैमेज कैसे होगा? फाइब्रोसिस के थ्रू हो गया, परमानेंट वॉल्वुलर डिफॉर्मिटी। और उसकी वजह से जो फाइब्रोसिस स्कार फॉर्मेशन हुआ है वो कभी जाता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा? परमानेंट वॉल्व की डिफॉर्मिटी हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक लीजन, एट्रोफिक बॉडी आपको देखने को मिलेगी। एट्रोफिक बॉडी क्या होती है ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, 3 मार्क लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट्रोफिक बॉडी क्या होती है? पैथोग्नोटिक लीजन्स, ठीक है, डिसीज लीजन्स होते हैं। डिसीज लीजन्स काय में? वो भी रूमेटिक कार्डाइटिस में, ठीक है। फाउंड इन मायोकार्डियम, बस इतनी बात याद रखना, मायोकार्डियम में पाए जाते हैं, डिसीज लीजन्स होते हैं और रूमेटिक हार्ट डिसीज के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कौन से? एट्रोफिक बॉडीज, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सेम जो आपने मायोकार्डियल इन्फेक्शन में लिखा था वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी याद रख सकते हैं। फीवर, जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, नोड्यूल अंडर स्किन, रेस, कोरिया। कोरिया मतलब इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस अगर हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? डिस्निया, ऑर्थोपीनिया, पाल्पिटेशंस, कफ। आयोटिक इन्वॉल्वमेंट अगर होगा, कोई सा आयोटा का बाल अगर इन्वॉल्व होगा तो सिंकोपी, एंजाइना, एक्सर्शनल डिस्निया। राइट हार्ट फेलियर अगर है तो एडिमा, एसाइटिस, हाइपेटोमेगेली। इन्वेस्टिगेशन, थ्रोट स्वेप, ठीक है, थ्रोट स्वेप कराओगे तो उसमें क्या आएगा? स्ट्रेप्टोकोकल आएगा। ईसीजी क्या? ईसीजी करा सकते हो, ईएसआर, सीआरपी करा सकते हो, इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हो, चेस्ट एक्सरे करा सकते हो। कॉम्प्लिकेशन सेम, हार्ट फेलियर, आर्टीरियल फिब्रिलाइजेशन, वॉल्यूलर डिफॉर्मिटीज, पेरिकार्डाइटिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और डेथ। ट्रीटमेंट की बात करें तो रूमेटिक हार्ट फीवर का ट्रीटमेंट क्या है? बेड रेस्ट देना है, एंटी इन्फ्लामेटरी देना है जैसे एस्पिरिन, स्टेरॉइड देना है, एंटीबायोटिक देना है, पेनिसिलिन। क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिसीज है तो उसमें क्या देना है? डायूरेटिक देना है, डाइजोक्सिन दे सकते हो आप डायूरेटिक्स में, ठीक है। सर्जिकल वॉल्वुलर रिपेयर कर सकते हो सर्जरी से, और या तो फिर वॉल्व को रिप्लेस करा सकते हो। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया लंग्स की कंडीशन है, ये तो सबको पता है कि निमोनिया जो है वो क्या है? लंग्स डिसीज है। अब इसमें होता क्या है? ये एक एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग है, ठीक है, जल्दी से होता है, बहुत जल्दी, मतलब पता भी नहीं लगता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा क्या होता है? लंग पैरेन्काइमा वो लंग्स के वो पार्ट जो ऑक्सीजन एक्सचेंज के काम में आते हैं, जैसे एल्वोलाई और इंटरस्टिशियम, ठीक है। ये मेनली लंग्स की एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज में काम में आता है। लंग्स का काम क्या है? गैस एक्सचेंज करने का, मेन काम तो यही है ना। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, एल्वोलाई एंड इंटरस्टिशियम, कॉज बाय इन्फेक्शन। किससे होगा? इन्फेक्शन की वजह से होगा, विथ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, किसी से भी हो सकता है। इट लीड्स टू कंसोलिडेशन, सॉलिडिफिकेशन ऑफ अफेक्टेड लंग एरिया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी एक्सिट्यूट इन एल्वोलाई। अब इसमें होता क्या है समझो। लंग्स में माइक्रोवेसल्स रहती है, ठीक है, कैपिलरीज रहती है। अब लंग्स में इन्फ्लामेशन कॉज हुआ, इन्फ्लामेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या जाता है? वहाँ पे हमारे डब्ल्यूबीसी जाते हैं, प्लाज्मा जाता है और सब कुछ जाता है। अब मान लो कि बैक्टीरिया अगर लंग्स में पहुँच गया, उसको खत्म करने के लिए डब्ल्यूबीसी गए, ठीक है, कैपिलरीज से बाहर निकल के गए, तो वहाँ पे क्या हुआ? एक्सूटेड हुआ। एक्सूटेड मतलब कि कहीं भी चीज़ पे ब्लड का या किसी का भराव, ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्लूइड का कहीं पे अगर भराव होता है तो उसको एक्सूटेड बोलते हैं। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि इसमें वहाँ पे डब्ल्यूबीसी गए, बैक्टीरिया थे वहाँ पे, पस फील्ड एरिया था, तो उसको लंग ने क्या किया, डब्ल्यूबीसी ने क्या किया कि उस बैक्टीरिया को अगर लंग ख़त्म नहीं कर पाता, बैक्टीरिया को अगर डब्ल्यूबीसी ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है? कंसोलिडेशन हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उस चीज़ का। अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहले डेफिनेशन एक बार और समझ लो। निमोनिया क्या है? निमोनिया क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा क्या है? जो ऑक्सीजन एक्सचेंज के काम में आते हैं। क्या काम में आते हैं? एल्वोलाई एंड इंटरस्टिशियम। किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। इट लीड्स टू कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मतलब कि सॉलिडिफिकेशन हो रहा है उस चीज़ का, जहाँ पे बैक्टीरिया था वहाँ पे लंग्स में क्या हो गया? सॉलिड पार्ट बन गए ऑफ द अफेक्टेड लंग एरिया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट इन द एल्वोलाई। एटियोलॉजी, ठीक है, कॉजेज क्या हो सकते हैं? 2 कॉज हो सकते हैं। बाय ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरल, फंगाई, एटिपिकल, कुछ भी हो सकता है। सोर्सेज क्या होते हैं? या तो आपको बाहर से लग गया हो, ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर, किसी से आप पास में गुजरे हो या तो फिर हॉस्पिटल में गए हो तो वहाँ से हो गया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड, आपने हॉस्पिटल में आपकी भर्ती हुई, आप एडमिट हुए हॉस्पिटल में, विद इन 48 आवर अगर आपको हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर निमोनिया हो जाता है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है। अगर आपको कहीं आप बाहर घूम रहे हो या हॉस्पिटल में अगर विजिट के लिए किसी पेशेंट के पास गए हो और वहाँ से आपको बाहर आउटसाइड हॉस्पिटल आपको निमोनिया हो रहा है तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड हो गया। ठीक है। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है? वो निमोनिया जो गैस्ट्रिक कंटेंट लंग्स में जाने की वजह से हो जाता है। गैस्ट्रिक कंटेंट अगर हमने इनहेल कर लिए, लंग्स में चले गए, तो उसकी वजह से जो निमोनिया होगा उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहेंगे। बैक्टीरिया की वजह से जो निमोनिया होगा उसको, बैक्टीरिया कौन कौन सा निमोनिया कर सकता है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, स्टेफ्टाइलोकोकस एन्यूरिज्म, कैप्सुला निमोनिया। वायरल में इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस। फंगस में एस्परजिलस। टिपिकल में माइकोबैक्टीरियम निमोनियाई, क्लेमाइडिया निमोनियाई। ठीक है, ये कुछ निमोनिया है। अब टाइप ऑफ निमोनिया की बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ निमोनिया, तो एक चीज़ हमेशा याद करना कि कभी भी लोबार निमोनिया 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, अलग से ब्रोंकियल निमोनिया 5 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए इनकी डेफिनेशंस मैंने बड़ी बड़ी लिखी है। तो लोबार निमोनिया क्या हो रहा है? जब पूरा इंटायर लोब किसी लंग का इफेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोल दिया? लोबार निमोनिया बोल दिया। एक्यूट इन्फ्लामेशन इन्वॉल्विंग एन एंटायर लोब ऑफ द लंग, कॉज बाय किसकी वजह से होता है? स्टेप्टाइलोकोकस निमोनिया। ठीक है, इसकी वजह से होता है। इट यूजुअली ओकर्स इन यंग अडल्ट, किस में होता है? यंग अडल्ट्स में होता है। हेज ए सडन ऑनसेट, एक्यूट है तो सडन ऑनसेट हो गई सी, सीवियर ऑनसेट। प्रोड्यूस रस्ट लाइक कलर स्पुटम, कैसा कलर का स्पुटम होता है? रस्ट कलर का स्पुटम होता है। तो लोबार निमोनिया क्या हो गया? लोबार निमोनिया वो निमोनिया, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ एंटायर लोब ऑफ लंग, उसको क्या बोल दिया? लोबार निमोनिया बोल दिया। किसकी वजह से होता है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। इसके बाद किस में होता है? यंग अडल्ट्स में होता है। कैसा ऑनसेट है इसका? सडन सीवियर ऑनसेट है और रस्ट कलर का स्पुटम होता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो फाइब्रोसिस हो सकता है। ब्रोंकल निमोनिया, ब्रोंकल निमोनिया क्या होता है? ब्रोंकियल निमोनिया ए निमोनिया विथ ए पेची इन्फ्लामेशन अराउंड द ब्रोंकाई। ठीक है, पेची इन्फ्लामेशन अराउंड द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स कॉमनली कॉज्ड बाय स्टेफ्टाइलोकोकस और कैप्सुला। ठीक है, इन दोनों बैक्टीरिया की वजह से लंग्स में अगर कोई सा निमोनिया हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियाई निमोनिया। ब्रोंकियाई निमोनिया, लोबार निमोनिया पूरे लोब को अफेक्ट कर रहा था तो ब्रोंकाई निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया किसको अफेक्ट करेगा? ब्रोंकाई को करेगा और ब्रोंक्यूल्स को करेगा। ठीक है, ब्रोंकियल निमोनिया किसको करेगा? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। लोबर निमोनिया किसको करेगा? लोब को करेगा। ठीक है, और इसमें पेची इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है मेनली, और कॉमनली कॉज्ड बाय किसकी वजह से होता है? स्टेफ्टाइलोकोकस और कैप्सिला। उसमें किसकी वजह से हो रहा था? स्ट्रेप्टोकोकस। इट इज़ मोर कॉमन इन इन्फेंट एंड एल्डरली, इसमें ये किस में देखने को मिलता है? इन्फेंट छोटे बच्चों में, और एल्डर बूढ़े में। विथ ए ग्रेजुअल ऑनसेट एंड पस फिल्ड स्पुटम, और इसमें कैसा स्पुटम देखने का मिलेगा? उसमें रस्ट कलर था, इसमें पस फिल्ड है। और उसमें एक्यूट ऑनसेट था, सडन ऑनसेट था, इसमें कैसा था? ग्रेजुअल। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो लंग्स एब्सेस और एम्फाइजीमा। ठीक है। इंटरस्टिशियल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया क्या होता है? इन्वॉल्व्स एल्वोलाई वॉल एंड इंटरस्टिशियम। इसमें क्या हो रहा है? एल्वोलर वॉल्स को इन्वॉल्व कर रहा है और इंटरस्टिशियम को जो निमोनिया इन्वॉल्व कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल निमोनिया, कॉज बाय वायरस एंड माइकोप्लाज्मा। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है? वही, अगर हमने कोई लंग्स का कोई फूड मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल्स जो है हमारे लंग में चला गया, हमने जैसे उल्टी करी तो वो उल्टी लंग्स में चली गई, उसको एस्पिरेशन निमोनिया, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल इनटू डिपेंडेंट लंग सेगमेंट, कॉज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। इसके बाद फिर बात करते हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस हम मेनली बात करेंगे लोबार निमोनिया की। तो लोबार निमोनिया की पैथोजेनेसिस आपको याद रखनी है 4 स्टेज में। क्या होते हैं? कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रिसोल्यूशन। कंजेशन में क्या होता है? एल्वोलाई फिल्ड विद सीरस फ्लूइड, फ्यू न्यूट्रोफिल्स एंड मेनी बैक्टीरियोफिल्स। अब मान लो कि जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे एल्वोलाई में हो रहा है, तो एल्वोलाई काय से फिल्ड हो गई? सीरस फ्लूइड से हो गई। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स चले गए, बैक्टीरिया चले गए। अब लंग्स वजन से हावी हो गया, रेड हो गया, बॉल्जी हो गया। रेड हेबिटाइजेशन किसको बोला? एल्वोलाई फिल्ड विद आरबीसी। अब यहाँ पे क्या पहुंच गए? आरबीसी भी पहुंच गए, न्यूट्रोफिल्स पहुंच गए, और फिब्रिन पहुंच गया, तो उसको क्या बोल दिया? रेड हेपेटाइजेशन बोल गया। एल्वोलाई रिजेंबल्स लीवर, एल्वोलाई किसकी जगह किसकी तरह दिख रहा है? लीवर की तरह दिख रहा है, उसी को इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? हेपेटाइजेशन, हेपेटिक सेल्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखो समझ में आएगा। इसके बाद फिर ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन क्या होता है? आरबीसी डिसइंटीग्रेट। आरबीसी क्या हुआ? यहाँ पे आरबीसी फिल्ड थी, यहाँ पे क्या हुआ? आरबीसी टूट गई, न्यूट्रोफिल्स आ गए और फिब्रिन रिमेन। ठीक है, लंग्स लुक लाइक ग्रे एंड फिल्म।
अब प्री सॉल्यूशन की बात करें तो एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ एक्सूटेट। अब जो भी वहाँ पे भराया हुआ था, जो भी एक्सूटेट, मैंने क्या बोला था, किसी भी चीज़ को फ्लूइड का भरा जाना तो उसको एक्सूटेट बोलते हैं। तो जो वहाँ पे एक्सूटेट, जो भी पार्टिकल्स अपने बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल्स से माइक्रोफेजेस जो भी वहाँ पे भराए हुए थे, उन सबको क्या हुआ, एंजाइम खा गया, क्लियर्ड बाय मैक्रोफेजेस, और लंग्स कैसा हो गया, नॉर्मल में हो गया। तो ये 4 स्टेज में हमारा लोबार निमोनिया हमको देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, पेशेंट हमारे पास आएगा तो उसे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो फीवर, चिल, मलेशिया, कफ, ब्रेथलेसनेस, स्पूटम, ये सब हमें देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो लंग एब्सेस, एम्फाइजीमा, सेप्टिसीमिया, प्लूरल इफ्यूजन, फाइब्रोसिस। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या कराना है, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम एग्जामिनेशन, क्योंकि अब रस्ट कलर था, पस फिल्ड था, तो हमें पता लगेगा कौन सा टाइप का है। सीबीसी करा सकते हैं, ब्लड कल्चर करा सकते हैं, पल्स पल्स ऑक्सीमीटर और एबीजी। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो पेशेंट को आराम करने देना है, अच्छे से पानी पिलाना है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, एंटीबायोटिक देना है, जो भी उसको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस बैक्टीरिया पे बेस करके हमें एंटीबायोटिक देना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। एंटीबायोटिक देना है अगर फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है तो कफ सप्रेसेंट देना है, नेबुलाइज कराना है पेशेंट को अगर स्पूटम आ रहा है तो। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया कौन सा, निमोनिया का। इसमें हमने क्या पढ़ा, निमोनिया में निमोनिया की डेफिनेशन पढ़ी। निमोनिया एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा, इसको हम क्या बोलते हैं, निमोनिया। इसमें क्या होता है, कंसोलिडेशन, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है जो इन्फ्लेमेटरी एक्सूटेट था उसका। कोजेस क्या होते हैं, दो तरीके के कोजेस होते हैं, बाई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, सोर्सेज के अकॉर्डिंग हो सकता है। टाइप्स ऑफ निमोनिया की बात करें तो 4 टाइप के निमोनिया होता है, लोबार निमोनिया, ब्रोंकियल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया। पैथोजेनेसिस की बात करें तो 4 ही स्टेप इसमें होती है, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रिसोल्यूशन। क्लिनिकल फीचर्स तो पेशेंट हमारे साथ फीवर हो सकता है, चिल, मलेशिया, कफ, ब्रीथलेसनेस, स्पूटम। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो लंग में पस बढ़ जाना, लंग एब्सेस, ठीक है, एम्फाइजीमा हो जाना। इसके बाद फिर क्या, सेप्टिसीमिया, प्लूरल इन्फेक्शन और फाइब्रोसिस। इन्वेस्टिगेशन सीबीसी, चेस्ट एक्सरे, ब्लड कल्चर और ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे आज का, उसको हम क्या बोलते हैं, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अब निमोनिया जो था वो एक्यूट इन्फ्लामेशन था, यहाँ पे नाम में आ रहा है क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि लंग में सांस जाने में दिक्कत आ रही है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है। इसके बाद सीओपीडी इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव लार्जली इरिवर्सिबल disease characterized by the persistent airflow obstruction due to the chronic bronchitis and emphysema। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है सीओपीडी में, सीओपीडी में हो रहा है कि लंबे समय से बहुत चलती हुई धीरे 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 ग्रेजुअल ऑनसेट की बीमारी है, जो अभी भी और ज़्यादा आगे बढ़ रही है और ये इरिवर्सिबल है, हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। कैरेक्टराइज बाई किसकी वजह से ये होती है, अपन इसको कैसे पहचान सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजिमा। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजिमा क्या होता है, तो ये सेपरेट 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। कभी कभी तो एम्फाइजिमा है जो वो 10 नंबर में पूछ लेता है, तो वो आगे हम कवर कर लेंगे, और ब्रोंकाइटिस अभी हम शॉर्ट में देख लेंगे। It mainly result from the long term exposure to irritants and especially cigarette smoker। ये किन पेशेंट में हमको देखने को मिलता है, सिगरेट स्मोकर्स में, या तो फिर किसी को एलर्जी थी तो लॉन्ग टर्म वो इरिटेंट से एक्सपोज होता रहा बार बार, तो उसमें। कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ सीओपीडी, तो हमने क्या पढ़ा, सीओपीडी किसकी वजह से हो रहा है, ब्रोंकाइटिस की वजह से और एम्फाइजीमा की वजह से। तो वही कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड म्यूकस हाइपर सिक्रीशन इन द ब्रोंकियाई। ब्रोंकाई में जब म्यूकस मेम्ब्रेन का हाइपर सिक्रीशन होता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब इसको समझो, इन्फ्लामेशन हुआ, बैक्टीरिया पहुंचा, उसने इंजरी की, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन की वजह से म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन हुआ और वहाँ पे क्या हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। एम्फीज़ीमा क्या होता है, परमानेंट डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, परमानेंट डायलेटेशन, वो जो एल्वोलाई जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होती है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन एक्सचेंज होने की जगह पे वो डायलेट हो गई और डिस्ट्रैक्ट हो गई, मतलब कि वो टूट गई है अब एल्वोलाई, तो वहाँ पे एयर चेंज नहीं हो पाएगी। तो इसको हम सीओपीडी में, मोस्ट पेशेंट है वो बोथ द फीचर, अधिकतर पेशेंट में हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। एटियोलॉजी की बात करें तो स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, एक्सपोजनल, ठीक है, ऑक्यूपेशनल, कोल, टेक्सटाइल, सीमेंट, डस्ट, क्रॉनिक इन्फेक्शन, जेनेटिक, अदर्स। पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस कैसे बीमारी कोज होगी, तो क्रॉनिक इरिटेंट जैसे स्मोकिंग, डस्ट हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ एयरवे का,
ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, हाइपर सिक्रीशन हुआ, फाइब्रोसिस हुआ, एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्ट हो गए। इलास्टिक जो लंग्स जो है अपने आप नॉर्मल साइज में आ जाता है, वो साइज़ की जो इलास्टिक जो उसकी इलास्टिक कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई। और नैरोइंग एयरवे, जो एयरवे था वो नैरो हो गया, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जो एयर जो आराम से अभी तक अंदर बाहर आ जा रही थी वो क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। एयर ट्रिपिंग हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन होगा, लंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा फूलेगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा इसकी वजह से, और CO2 रिटेंशन बढ़ जाएगा। CO2 बाहर नहीं आ पाएगी क्योंकि रिकॉइल इलास्टिक कैपेसिटी जो थी उसकी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जनरली पेशेंट में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा, तो ग्रेजुअल ऑनसेट, क्रोनिक है ना, तो ग्रेजुअल ऑनसेट, क्रोनिक कफ, फटीग, रेस्पिरेटरी की बात करें तो डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, व्हीजलिंग, प्रोडक्टिव कफ, स्पूटम, कफ और स्पूटम की बात करें तो परसिस्टेंस, वर्सिंग इन मॉर्निंग। साइनोसिस की बात करें तो साइनोसिस कब होगा, ब्रूइसनेस, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस। चेस्ट कैसा रहेगा, बैरल शेप चेस्ट रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा, बैरल शेप चेस्ट रहेगा। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन रहेगा, मतलब सांस जो है वो धीरे धीरे बाहर आएगी, सांस अंदर जाएगी लेकिन धीरे धीरे बहुत आराम से आएगी। कोर पल्मोनरी, कोर पल्मोनरी जो है वो खुद में अपने आप में 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी ऐसे समझ लो। कोर पल्मोनरी क्या होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब लंग्स में जो है ब्लड आराम से जा रहा है लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहा, मतलब राइट साइड से हार्ट ने पंप किया तो लंग्स में चला गया, लेकिन अब लंग्स से वापस नहीं आ पा रहा है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड को ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, बार बार ज़्यादा बीट्स देनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से राइट साइडेड हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है उसकी वजह से ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, कोर पल्मोनरी अभी मैंने आपको समझाया, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, रिकरेंट इन्फेक्शन, न्यूमोथोरेक्स। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो चेस्ट एक्सरे, स्पूटम, CBC, ब्लड कल्चर, पल्स ऑक्सीमीटर और ABG। इसके बाद हम बात करें ट्रीटमेंट की तो ब्रेड रेस्ट तो देंगे ही देंगे, एडुकेट हाइड्रेशन, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, कफ सप्रेसेंट देंगे, नेबुलाइज देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ट्रीटमेंट जो है COPD का और निमोनिया का सेम दिया है, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स भी आप लगभग लगभग सेम लिख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन लगभग लगभग सेम होती है, कॉम्प्लिकेशन सेम होती है। अब हम एम्फाइजीमा देखेंगे। डेफिनेशन, एम्फाइजीमा इज ए क्रॉनिक क्रॉनिक लंग डिसीज, ठीक है, COPD भी क्रॉनिक था तो एम्फाइजीमा भी क्या है, क्रॉनिक है। कैरेक्टराइज बाय परमानेंट डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर स्पेस डिस्टिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल with loss of elastic tissue leading to difficult in expiration and air trapping। अभी हम आगे समझ में आए कि क्या होता है कि क्रोनिक COPD में क्या होता है। COPD का एम्फाइजीमा हमने देखा था, एम्फाइजीमा में क्या हो रहा था कि जो एयर फिल्ड स्पेस थी उसका डायलेटेशन हो जा रहा था और एयर फिल्ड एल्वोलाई की जो वॉल्स थी उनका डिस्ट्रक्शन हो जा रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि लंग्स ने अपनी इलास्टिसिटी लूज कर दी थी, इलास्टिसिटी लूज कर दी तो लंग्स जो है अपनी साइज में नॉर्मली नहीं आ पा रहा था, नहीं आ पा रहा था तो एयर ट्रैपिंग हो जा रही थी, एयर ट्रैपिंग हो जा रही थी तो पेशेंट को सांस बाहर निकालने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, वही इस डेफिनेशन में लिखा है, एम्फाइजीमा इज ए क्रॉनिक लंग डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय permanent dilatation and destruction of air space distal to terminal bronchiole with loss of elastic tissue leading to difficulty in expiration and air trapping। It is one of the major form of chronic obstructive pulmonary disease। ठीक है, टाइप्स की बात कर लेते हैं तो ये मेनली 4 टाइप का होता है, खाली नाम भी याद रख लेना, सेंटरी लोब्यूलर, ठीक है, पेनासिनार, पेरासेप्टल और इरेगुलर। ये 4 नाम है जो आपको नाम रखने हैं। फर्स्ट वाले का नाम क्या है, सेंटरी एसिनार, ठीक है, ये भी उसका नाम होता है, तो ये 4 नाम है। इसके बाद फिर कॉजेज सेम एज COPD, मॉर्फोलॉजी, लंग्स में क्या क्या चेंज आ रहे थे, तो बैरल शेप्ड लंग हो रहा था, ठीक है, बैरल शेप्ड लंग हो रहा था। लंग्स आर इनलार्ज, लंग्स कैसे हो रहे थे, बड़े हो जा रहे थे, पेल हो जा रहे थे, और ओवर इंस्टेंटेड क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी क्या है, खत्म हो चुकी है ड्यू टू ओवर इन्फ्लेशन। इसके बाद फिर बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक, जब अपन ने एक माइक्रोस्कोप लगा के लंग्स के एक टिश्यू को देखा तो फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलियर सेप्टल, एनलार्ज एयर स्पेसेस, लॉस ऑफ कैपिलरी ब्लेड, फाइब्रोसिस में भी मिनिमल। इसके बाद फिर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, तो सेम लिखना है, कॉम्प्लिकेशन सेम, डायग्नोसिस सेम, ट्रीटमेंट सेम। डायग्नोसिस को मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लेब टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक निमोनिक याद रख सकते हो आप, इसके ये जो फीचर्स है माइक्रोस्कोपिक और ये सब याद रखने के लिए, तो बैरल चेस्ट देखने को मिलता है हमें, ठीक है। बी CO2 ज़्यादा हो रही थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बी से बैरल चेस्ट, सी से कफ, ओ से ओवर इन्फ्लेशन लंग, टू से टू मेन टाइप, ठीक है, सेंटरी एसिनार और पेरासिनार। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने
निमोनिया देख लिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज क्या है, लंबे समय से किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उसको क्या बोला था, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये मेनली दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या था, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस, इन्फ्लामेशन एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ ब्रोंकाई। एम्फाइजीमा क्या था, परमानेंट डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई। ठीक है। एटियोलॉजी स्मोकर्स में देखने को मिलेगा, एयर पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल हो सकता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जेनेटिक, अदर्स। पैथोजेनेसिस हमने देखा, क्लिनिकल फीचर्स देखा कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी, कफ होगा, स्पुटम होगा, बैरल शेप चेस्ट होगा, कोर पल्मोनरी होगा। ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, न्यूमोथोरेक्स। इन्वेस्टिगेशन हमने देखी थी कौन कौन सी कराना है, ट्रीटमेंट हमने देखा था। एम्फाइजीमा की हमने मेन डेफिनेशन देखी थी कि एम्फाइजीमा जो है क्रॉनिक लंग डिसीज है, कैरेक्टराइज किससे होता है, परमानेंट डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर फील्ड स्पेस डिस्टेंस टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल विथ लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू लीडिंग टू डिफिकल्टी इन एक्सपायरेशन एंड एयर ट्रैपिंग। इसके बाद फिर बात करें तो ये एक टाइप होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का, ये 4 टाइप के होते हैं, सेंट्रल लोब्यूलर, पेनासिनार, पेरासिनार और इरेगुलर। इसके बाद कोज सेम एज सीओपीडी, जो हमने सांस लेने में दिक्कत है, स्मोकिंग, जेनेटिक। ठीक है। इसके बाद फिर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलता है, चेस्ट जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, पेल हो जाता है, ओवर डिस्टेंटेड हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक में जब हमने देखा तो फिर क्या देखा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर सेप्टल, इनलार्ज एयर स्पेस, लॉस ऑफ कैपिलरी बेड, फाइब्रोसिस। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सेम लिखना है। ठीक है। इसके बाद फिर ब्रोंकियल अस्थमा देख लेते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है। ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, ये भी एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है ऑफ द एयरवे, कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ विजलिंग, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट टिंडरनेस एंड कफ ड्यू टू एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज रिवर्सिबल। ठीक है। सीओपीडी की हम बात करें तो उसमें हमने क्या देखा था, सीओपीडी इरिवर्सिबल थी और वो भी क्रॉनिक थी। लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा देखिए तो ब्रोंकियल अस्थमा कैसा है, रिवर्सिबल है। ठीक है। याद रखना है, ब्रोंकियल अस्थमा कैसा है, रिवर्सिबल है। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है एयरवे का, मतलब इसमें बहुत लंबे समय से एयरवे में हमें दिक्कत आ रही है। जो कैसे कैरेक्टराइज होता है, इसको हम क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसमें, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ विजलिंग, पेशेंट के जो सांस लेने में मतलब खर 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 की आवाज़ आएगी, पेशेंट की सांस बहुत जल्दी पूछेगी, फूलेगी, चेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलेगी एंड कफ ड्यू टू एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें कफ भी देखने को मिलेगा, डेट इज रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल है, आइदर स्पॉन्टेनियस और विद ट्रीटमेंट, अपने आप भी सही हो सकता है और ट्रीटमेंट से भी सही हो सकता है। टाइप्स की बात करें तो ब्रोंकियल अस्थमा मेनली 2 टाइप का होता है, एक्सटेंसिक, इंटेंसिक। एक्सटेंसिक किसकी वजह से, एलर्जिक एक्टोपिक अस्थमा। इसके बाद इंटेंसिक की बात करें तो नॉन एलर्जिक। ठीक है। ट्रिगर्ड बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और इसके बाद ड्रग्स की वजह से भी होता है। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं कॉजेज की, तो सेम एज सीओपीडी आपको लिखना है, खाली 2 कॉज इसमें बढ़ा देना है, एक तो स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज और एक ड्रग इंड्यूस्ड। ड्रग इंड्यूस्ड कैसा होता है, बीटा ब्लॉकर या एनआईएसडी की वजह से। इसके बाद पैथोजेनेसिस की बात कर ले तो एलर्जन एक्सपोजर, पेशेंट जो था वो एलर्जी के एक्सपोजर में गया, तो एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल हुआ, रिलीज ऑफ मीडिएटर, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन हुआ, म्यूकोसल एडिमा हुआ, म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो गया, एयरवे नैरोइंग हो गई, विजलिंग एंड ब्रीथलेसनेस हमें देखने को मिली। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो आप सेम लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी याद रख सकते हैं कि एपिसोड विजलिंग एंड ब्रीथलेसनेस जो हमें देखने को मिल रही थी, कब देखने को मिल रहा था, चेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलती रही थी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स फॉर रेस्पिरेशन, रिलीफ आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर्स। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, तो पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, क्रोनिक एयरवे प्रॉब्लम लाइक सीओपीडी, लंग एब्सेस, एम्फाइजीमा। इसके बाद सेप्टिसीमिया, प्लूरल इफ्यूजन, फाइब्रोसिस। इन्वेस्टिगेशन सेम एज सीओपीडी आपको कराना है। ट्रीटमेंट की बात करें तो अवॉइड ट्रिगर्स, जो भी एलर्जी, जिससे भी आपको एलर्जी है उसको अवॉइड करो, जैसे जस्ट स्मोक एलर्जेंस। मेडिकेशन क्या क्या देना है, ब्रोंकोडायलेटर देना है। इसमें क्या हो रहा था कि जो हमारी लंग की जो पाइप थी वो छोटी हो जा रही थी, तो उसको हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो वो वापस से बड़ी हो जाएगी। उसमें सबसे पहला क्या आता है, सल्ब्यूटामोल। कोर्टिकोस्टेरॉइड देना है ताकि इन्फ्लामेशन कब होता है, कम हो, तो ब्यूडनीसिनोल। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्टिक देना है, मोंटेलिडोकास्ट एंटाहिस्टामिनिक भी दे सकते हो अगर एलर्जी है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है। और पेशेंट को बताना है कि आप कैसे जो है इन सब से बच सकते हो, जैसे आपको एलर्जी में नहीं जाना है, ये सब।
ठीक है। तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है एयरवे का, जिसमें पेशेंट को रिकरेंट विजलिंग एपिसोड आती है, ब्रीथलेसनेस होती है, चेस्ट टेंडरनेस होती है, कफ होता है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और ये कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। टाइप की बात करें तो मेनली एक्सटेंसिक इंट्रेंसिक होती है, ट्रिगर्ड बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डस्ट से भी होती है। कॉजेज की बात करें क्यों होता है ये, तो सेम सीओपीडी के सारे कोज आपको याद करना है, और स्ट्रेस, एक्सरसाइज और ड्रग इंड्यूस्ड भी कभी कभी होती है। ठीक है। पैथोजेनेसिस हमने देखा, क्लिनिकल फीचर्स देखे, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको ज़रूर उसको समझाऊंगा और आंसर दूंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लियो होम्योपैथी। हम पैथोलॉजी पढ़ रहे थे, और पैथोलॉजी में हमने सबसे पहले 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाए थे। तो 10 मार्क्स में अभी तक हम जनरल पैथोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हिपेटोबायोलॉजी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर कर चुके हैं। उसकी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। इसके बाद फिर हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इसमें आपको पूछ सकता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। ठीक है। रीनल सिस्टम, तो इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो इसमें डायबिटिक मेलाइटस। तो इसमें जितने कवर हो सकते हैं मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, और बाकी अगर एक आधा टॉपिक बचेगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले हमारा आ जाएगा इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 16 है 10 मार्क्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें से। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। बोवल साउंड आप कहाँ सुनते हो? अगर याद हो तो बोवल अपन इंटेस्टाइन को बोलते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ पे आती है, ये इंटेस्टाइन की बीमारी है। ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज इसे ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप है डिसीजेस का, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, ऑफ अननोन एग्जैक्ट कॉज, कैरेक्टराइज्ड बाय रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है, अब ध्यान से समझो। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज जो है ये एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। और ये इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक किसी को पता नहीं है। और ये रिलैप्सिंग हो सकता है। रिलैप्सिंग मतलब कि थोड़ी जगह इन्फ्लामेशन हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, फिर थोड़ी जगह हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है। और रिमिटिंग भी हो सकता है, मतलब कि एक महीने हुआ, फिर 2-3 महीने नहीं हुआ, फिर वापस से इन्फ्लामेशन चालू हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। अब इसमें मेनली दो मेजर डिसीज को इन्होंने इंक्लूड किया है। उसका नाम क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोन्स डिसीज। ठीक है। एटियोलॉजी की बात करें, कॉसेज ये क्यों हो रहा है, तो ये हो सकता है जेनेटिक कोज की वजह से हो रहा है, इम्यून की वजह से, इन्वायरमेंटल, इन्फेक्शन, साइकोलॉजिकल और अननोन कोज। इसके बाद हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर, उससे क्या हुआ, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ लंबे समय तक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का, तो म्यूकोसा डैमेज हो गई, अल्सरेशन हो गया, ब्लीडिंग होने लगी, और डायरिया भी हो सकता है पेशेंट को। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो अब पेट से रिलेटेड है, तो एब्डोमेन पेन सबसे पहले आता है, डायरिया आता है, वेट लॉस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, आर्थराइटिस भी हो सकता है, स्किन लीजन भी हो सकते हैं, आई इन्फ्लामेशन, लीवर का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है इसमें। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस को आप याद रख सकते हो, बाप का घर। ठीक है। ये एक निमोनिक है। बा, बी से ब्लीडिंग हो सकती है हेवी, ए से एब्सेस, पस भी बन सकता है, अनीमिया हो सकता है, पी से परफोरेशन, इंटेस्टाइन में छेद हो सकता है, जिससे इंटेस्टाइन जो आपने खाना खाया है वो पेट में लीक कर सकता है, जी से ग्रोथ हो सकती है, जैसे कैंसरस ग्रोथ, ए से हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ब्लड टेस्ट कराएंगे, स्टूल एग्जामिनेशन, कोलोनोस्कोपी कराएंगे। ठीक है। इमेजिंग कराएंगे, जैसे सीटी, एमआरआई, फीकल काल प्रोटीन कराएंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक देंगे, मेट्रोडिनाजोल देंगे। ठीक है। और सर्जिकल मैनेजमेंट भी अपन इसमें कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है समझो। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जिसका एग्जैक्ट कोर्स अभी तक किसी को पता नहीं है। ये रिलैप्सिंग भी हो सकती है, रेमिटिंग भी हो सकती है। इसमें दो मेन डिसीज को क्लासिफाई किया गया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोन्स डिसीज। ठीक है। एटियोलॉजी हमने इसकी देखी, पैथोजेनेसिस देखा, क्लिनिकल फीचर, कॉम्प्लिकेशन। अब टाइप्स ऑफ आईबीडी, ठीक है, ये उसी का टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने अलग से इसलिए लिख दिया कि कभी कभी ये 5 मार्क्स में अलग से पूछ लेता है। बहुत वो बोल सकता है बताओ अल्सरेटिव कोलाइटिस, बताओ कौन सी डिसीज। तो आपको जो कॉम्प्लिकेशन है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, क्लिनिकल फीचर सेम रखना है, खाली इसको क्या चेंज करना है, डेफिनेशंस को। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज। जैसे अपना वो था आईबीडी, वैसे ये भी क्रोनिक है, ऑफ द कोलोन इन विच इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन आर लिमिटेड टू द म्यूकोसल लेयर।
तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डिसीज है कोलोन की, इसमें कोलोन मेनली असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन ये ऐड होते हैं, और इसमें हम क्या बोलते हैं इन्फ्लामेटरी, और इसमें अल्सर पड़ जाते हैं काय में, म्यूकोसल लेयर में। कौन सी डिसीज इज ए क्रोनिक ग्रोनुलोटोमस इन्फ्लामेटरी डिसीज दैट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। उसमें खाली कोलोन हो रहा था, इसमें एनी पार्ट हो सकता है फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है। डायबिटिक मेलाइटस क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटस अपना डेफिनेशन की बात करें तो डायबिटिक मेलाइटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कैसा है, क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू डिफ्लेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। अब इसमें ये क्या है, ये क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। और ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन। तो इसमें डिफेक्ट आ जाता है या तो इंसुलिन के सिक्रीशन से, या तो फिर इंसुलिन के एक्शन में, या तो फिर दोनों हो सकता है। अगर इसके टाइप्स की हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। आपको पता होना चाहिए इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। अगर बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास जो है वही टूट गए तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होगा, बॉडी में कहीं से नहीं, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। यूजुअली ओकर इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, रिक्वायर्ड इंसुलिन थेरेपी फॉर लाइफ, और लाइफ टाइम इन्हें इंसुलिन देना पड़ता है बाहर से। इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टिविटी इंसुलिन डिफिशियंसी। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इंसुलिन जो है वो सही मात्रा में सिक्रीट हो रहा है पेनक्रियास से, लेकिन इंसुलिन जो है जो काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है अब। ठीक है। अब उसके बाद फिर हम बात करें, या तो फिर इंसुलिन उतना रिएक्टिव नहीं बचा। ठीक है। यूजुअली किस में होता है, ये ओबेस एडल्ट में होता है। मैनेजमेंट इसका हम कैसे कर सकते हैं, डाइट से, एक्सरसाइज से, या ओरल से। ठीक है। कम मतलब कि डाइट में हम ऐसा खाना दें जिसमें शुगर कम हो, एक्सरसाइज कराएं पेशेंट को। ठीक है। और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक भी दे सकते हैं टैबलेट्स, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटिक मेलाइटिस, GDM। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है, ओकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के दौरान आता है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस काजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें प्रेगनेंसी में जो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। इसके बाद एटियोलॉजी कॉजेज की बात करें तो जेनेटिक हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। ठीक है। सेडिटेंट्री लाइफ की वजह से हो सकता है, आराम करने वाली आदत की वजह से। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, स्टेज, इन्फेक्शन, ड्रग, प्रेगनेंसी, हार्मोन। ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो इंसुलिन सिक्रीशन कम हुआ या इंसुलिन का एक्शन कम हुआ तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज यूरिया हो जाएगा, ग्लूकोज इन यूरिन आएगा। ठीक है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद फिर बात करें, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगी, पॉलीडिप्सिया, पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया, पेशेंट को भूख भी ज़्यादा लगेगी। इसके बाद इसके 3 मेन फीचर होते हैं, 3P के नाम से हम उसे जानते हैं। 3P में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, अभी जो मैंने आपको समझाया, क्या क्या, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। जिस पेशेंट में आपको ये देखने को मिले मतलब उसको डायबिटीज़ है। पॉलीयूरिया मतलब कि एक्सेसिव यूरिन, पॉलीडिप्सिया मतलब कि एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीफेजिया मतलब कि एक्सेसिव हंगर। वेट लॉस देखने को मिलेगा, फटीग एंड वीकनेस, ब्लर विजन हो सकता है, डिलेड बाउंड हीलिंग हो सकती है, प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, डायबिटीज़ क्या होती है, क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो या तो काम करना बंद कर देता है, या तो फिर सिक्रीशन बंद हो सकता है, या तो फिर दोनों हो सकता है। टाइप्स देखिए, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है। टाइप 1 में क्या हो रहा था, जो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास थे उनका डिस्ट्रक्शन हो जा रहा था। टाइप 2 में क्या हो रहा था, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जा रहा था। टाइप 3 में क्या हो रहा था, टाइप 3 को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन के अंदर कुछ हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी हो जाती है। उसके बाद हम बात करें एटियोलॉजिक कॉजेज़ की, तो जेनेटिक, ओबेसिटी, सेडिडेंट्री, ऑटो इम्यून, ठीक है, स्ट्रेस, और ये सब उसके वो थे कॉजेस। इसके बाद हम बात करें पैथोजेनेसिस की, क्लिनिकल फीचर्स की हमने बात कर ली है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशंस हमें जिसमें पेशेंट में हमें डायबिटीज़ देखने को मिलेगी, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पेशेंट को या तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब आप यूँ बोलोगे कि सर डायबिटीज़ तो हाइपरग्लाइसीमिया को बोलते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया या तो किसी ने ज़्यादा एक्सेसिव इंसुलिन दे दिया हो, ठीक है, या तो फिर ड्रग जो है वो ज़्यादा काम कर गया हो, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, मेनली इन टाइप 1 होता है। रेटिनोपैथी हो सकता है, जो ब्लड शुगर जो ब्लड के अंदर ज़्यादा है वो अपनी आइज़ पे जाके डिपोजिट होती है, उसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता
है, ठीक है। जो शुगर है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो सकती है, आर्टरीज के अंदर। कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटिक फुट डिसीज, अल्सर, इन्फेक्शन। डायग्नोसिस की बात करें हम कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, तो फास्टिंग ब्लड शुगर करा सकते हैं, वो कितनी कम होनी चाहिए, वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर करा सकते, जो कितनी होनी चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। HbA1c करा सकते हैं, वो 6.5% से कम होना चाहिए। यूरिन टेस्ट करा सकते हैं कि कहीं पे यूरिन में ग्लूकोज तो नहीं है, कीटोन तो नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक देंगे, जैसे मेटफॉर्मिन देंगे, ठीक है। सल्फिन यूरियाज देंगे, इंसुलिन थेरेपी देंगे, ठीक है, स्पेशली इन टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 में तो इंसुलिन है ही नहीं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स caused by increased permeability of glomerular basement membrane leading to massive protein loss in urine and characterized by group of symptoms: proteinuria, hypoalbuminuria, edema and hyperlipidemia। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो तब होते हैं जब हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो आप पढ़ के आते हो, उसकी परमिएबिलिटी मतलब कि वो लीकी हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूरिन होता है, उसमें से प्रोटीन भी निकल सकता है जैसे एल्ब्यूमिन, उसमें की वजह से एडिमा हो सकता है और हाइपर लिपिडीमिया भी हो सकता है। उसको हमने क्या नाम दिया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम दिया है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स है जो होता है इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के इंक्रीज होने से। परमिएबिलिटी, अब समझो, एक छन्नी है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एक छन्नी है, वो छन्नी के छेद बड़े बड़े हो गए, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा होगा। प्रोटीन मेनली कौन सा, अपना एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अगर प्रोटीन लॉस होगा तो एडिमा होगा, ठीक है। आप एडिमा वाली वीडियो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एल्ब्यूमिन लॉस होगा तो एडिमा कैसे होगा। और एडिमा होगा तो हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है, प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं मेन फीचर्स की, तो प्रोटीन यूरिया हमें इसमें देखने को मिलता है, हाइपर एल्ब्यूमिनेरिया देखने को मिलता है, लिपिड यूरिया या फिर हाइपर लिपिडीमिया भी बोल सकते हैं उसको अपन, और एडिमा। ये चार मेन फीचर्स हमें इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी में देखने को मिलते हैं। कॉजेज़ की बात करें तो मिनिमल चेंज डिसीज जो चिल्ड्रन में मेनली होती है, उसमें ये हमें देखने को मिलती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अब नाम से ही समझ रहे हो कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब कि जो ग्लोमेरुलर लेयर है उसमें अगर इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होगा, तो भी तो प्रोटीन यूरिया हो गई होगा। इसके बाद फिर बात करें डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। उसके बाद सिस्टमिक ल्यूप्स इरेथ्रोमेटस, एमाइलोडोसिस। एमाइलोडोसिस क्या होता है? एमाइलो अमाइलोइड नाम का प्रोटीन जब हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है तो उसको अमाइलोडोसिस बोलते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड भी ये कोज हो सकते हैं हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। पैथोजेनेसिस की बात करें तो डैमेज टू ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल, इसकी वजह से क्या हुआ, मैंने आपको बताया एक छन्नी थी, उसमें छन्नी में क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो उसके जो छेद थे छन्नी के वो बड़े बड़े हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटीन निकलने लगा उस छन्नी से, प्रोटीन यूरिन में, और प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा। अब एडिमा होगा तो लीवर कंपनसेट करना चाहेगा, लेकिन लीवर कंपनसेट कैसे करेगा, लिपिड बढ़ा के, तो हाइपर लिपिडीमिया हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स हमें पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो सीवियर जनरलाइज्ड एडीमिया देखने को मिलेगा, फ्रोथी यूरिन देखने को मिलेगा, पेलर एंड फटीग पेशेंट, लॉस ऑफ एपिटाइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एसाइटिस, प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्ब्यूमिनेरिया, लिपिड यूरिया, हाइपर लिपिडीमिया और एडिमा, ये सब हमें क्लिनिकल फीचर उसमें देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस, हाइपोवोल्यूमिया, माल न्यूट्रिशन, एक्यूट किडनी डिसीज, ये सब हमें उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। कि इन्फेक्शन तो हो गई होगा, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर में बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया तो इन्फेक्शन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिलेगा, हाइपोवोल्यूमिया भी देखने को मिलेगा, माइल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, एक्यूट किडनी डिसीज भी देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस की बात करें तो यूरिन एनालिसिस कराओगे कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं है, ठीक है, पेशेंट यूरिन बहुत ज़्यादा बार जा रहा है तो। इसके बाद सीरम प्रोटीन कराओगे, लिपिड प्रोफाइल कराओगे, लिपिड बढ़ा हुआ है तो। रीनल बायोप्सी लोगे कि रीनल में कोई दिक्कत तो नहीं है, कैंसर वैंसर तो नहीं है। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या करोगे, ट्रीटमेंट कोर्टिकोस्टेरॉइड दोगे, एस इनहिबिटर दोगे, डायूरेटिक्स दोगे, ठीक है। अगर एडिमा है तो हाई प्रोटीन लो सेल्स डाइट दोगे, लिपिड लोअर साइड लिपिड लोअरिंग एजेंट दोगे, एंटीबायोटिक दोगे, ठीक है। तो ये हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंप्लीट हुआ और हमारे 10 मार्क्स से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पैथोलॉजी में वो सब हमने कवर कर लिए हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब तो कर लीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।